साल का आखिरी दिन और बचा है आखिरी घंटा। वायदा कारोबार की दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी का भी दिन और इनफैक्ट पूरे दशक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी। तो आइए इस 1.5 घंटे को एंजॉय करते हैं, देखते हैं कहाँ होती है एक्सपायरी और कैसे करें आप नए साल की तैयारी। इस पर रहेगा खास फोकस। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्सपायरी के लिए, साल के अंत के लिए, डेकेड के अंत के लिए भरपूर एक्शन आगे आने वाला है। बताएं सर, बड़ी बातें क्या है इस समय? इतिहास ये है आपके सामने। 14,000 के पार निफ्टी पहली बार पहुंचता हुआ, टिकने की कोशिश करता हुआ, साल के आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेड में जाने से पहले फिर से मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो 14,000 के ऊपर एक्सपायरी की तैयारी होती दिख रही है। जैसा कि जी बिजनेस का पोल भी कह रहा था, 14,000 14,050 की रेंज में एक्सपायरी हो सकती है, वहीं पर जाने की कोशिश है। सेंसेक्स ने भी इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनाया है। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ बैंक निफ्टी 31,300 के पास सपाट है। वहीं रुपया 9 महीनों की ऊंचाइयों पर आता हुआ दिख रहा है। तो आप देखिए, कोरोना काल के पहले के लेवल्स रुपए पर आते हुए दिख रहे हैं। $1 की कीमत अब घटकर रह गई 73 रुपए। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक कमजोर है। ऊपरी स्तरों से 50-75 पॉइंट मजबूती से जो थे वहां से गिरते हुए दिखे। उसके बावजूद भारतीय बाजारों में रिकवरी आती दिख रही है। बाकी कई बाजार ऐसे हैं जहां सिर्फ आज आधे दिन का कारोबार है और कल छुट्टी है, जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि अमेरिका। लेकिन बाकी जो बाजार खुले वहां बड़ा सुस्त सा कारोबार है, कोई खास संकेत वहां से है नहीं। दीप बिल्कुल अनिल जी, ग्लोबल बाजार से सुस्त संकेत नहीं है, पर रिकॉर्ड ऊंचाई से ही बाजार का एक्शन देख रहे हैं सर। और रिकॉर्ड से ही क्लोजिंग शो की भी शुरुआत करते हैं। 14,016 अब ये नया रिकॉर्ड है, जहां पर निफ्टी है और सेंसेक्स भी नए रिकॉर्ड छूते हुए दिख रहा है। तो शो की शुरुआत का बस इंतजार ही कर रहे थे बाजार, और एक बार फिर से नए रिकॉर्ड पर है। और अनिल जी, अब तो आदत हो गई है, तो एक बार फिर से क्लोजिंग सेशन में फायरवर्क्स दिखा दीजिए सर। बिल्कुल, और संभावना पूरी है दीप। और जिस तरह का मूड माहौल बना है, सबसे बढ़िया बात यह दीप कि जो आज सुबह हम बात करें, लगातार हर लेवल पर निचले स्तरों पर आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल रहा है। और जो पहले 2-3 मिनट में जो 12,935 का लेवल छुआ, जहां पर हमने कहा कि यहां से आपके लिए खरीदारी का सबसे पहला मौका होगा, एग्जैक्टली उसी पहले सपोर्ट लेवल से बाजार घूम गया है। 14,025 14,040 अब अगली रेंज है, और उसके बाद 14,060 से लेकर 14,075 ये फाइनल टारगेट बनेगा निफ्टी का। अब से अगर थोड़ी देर तक 14,000 के ऊपर टिके रह गए, इंटरेस्टिंग होगा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 31,500 थोड़ी सी बाधा वाला लेवल है। देखते हैं बैंक निफ्टी वहां तक पहुंच पाता है या नहीं। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एक्सपायरी आपको दमदार दिखेगी, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और ये तब होता दिख रहा है दीप, जबकि आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में कोई खास एक्शन है नहीं, वॉल्यूम्स कम है, सुस्ती है। डाउ फ्यूचर्स ऊपरी स्तरों से 100-125 पॉइंट नीचे आए, उसके बावजूद भारतीय बाजारों की मजबूती बरकरार। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बिल्कुल कारगर साबित होती दिख रही है। और आज भी हमेशा की तरह बाजार ने एक मौका दिया है निचले स्तरों पर लेने का, और वो मौका आपके लिए फायदेमंद रहा है। तो मुझे लगता है इसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे भी चलना ठीक रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और फोकस करते हैं क्लियर कट आपके लिए उन तमाम इवेंट्स पर और खबरों पर जहां पर आपको मौके नजर आएंगे। तो पहले खबरों वाले शेयर देख लेते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ है बताने के लिए स्टॉक्स इन न्यूज। वरुण, बताइए बाजार खुलने के बाद से लेकर अब तक की खास खबरें। देखिए, सबसे खास और सबसे फायदेमंद खबर तो आज बीएमसी की तरफ से आई है कि आज रात को 1:30 बजे तक जो फूड डिलीवरी है वो चालू रहने वाली है। तो कम से कम आपका 31 अच्छा बनेगा। इसके चलते जुबिलेंट फूड वर्क्स, स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट, बर्गर किंग, ये तमाम काउंटर जो है आज फोकस में थे। BHEL, इस कंपनी को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 3,200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। L&T, इस कंपनी को L&T कंस्ट्रक्शन को 1 से 2,500 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। गोदावरी पावर, यहाँ खबरें ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ इस कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के लिए 2,300 करोड़ का MOU साइन किया है। गायत्री प्रोजेक्ट, इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्टर से करीब 70 करोड़ के आसपास का जो क्लेम था उसका सेटलमेंट मिल गया है। वहीं न्यूज़ वायर्स के हवाले से खबर आई है कि बजट में 10 इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने का पार्क के ऊपर ऐलान संभव हो सकता है। तो इसके चलते पूरे जो टेक्सटाइल काउंटर्स है वो आज काफ़ी फोकस में है। IRCTC, रेल मंत्री ने IRCTC की नई वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दी है। और 2 ब्लॉक डील्स सेल में 12,10,000 शेयर्स की हुई है। और सन फार्मा में कुछ ही देर पहले करीब 27 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं।
ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर आपने भरपूर एक्शन होते हुए दिखाए। नजर रखिए इन पर। आइए मानसी के पास भी चलते हैं और रोज हम मानसी से जानते हैं कि आने वाले समय के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या ट्रिगर्स हैं। पर क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है और हम देखते हैं कि साल की शुरुआत में काफी सारे अहम बदलाव होते हैं, तो आज हम मानसी से जानेंगे कि आने वाले साल से 1 जनवरी से कुछ अहम बदलाव क्या हो रहे हैं या कुछ ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले तो कल का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल की लिस्टिंग कल होने जा रही है। इशू साइज जो है इसका 300 करोड़ का है, इस पर नजर रहेगी। अब जो अहम बदलाव की आप बात करें, 1 जनवरी से नए साल के नए नियम जो है, सबसे पहले कीमतें बढ़ेंगी। किन की? गाड़ियों की, गैस सिलेंडर की, चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और होम अप्लायंसेस की कीमतों में भी बढ़त का अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं, तो इस पर भी फोकस रहेगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में 10% तक की बढ़त के यहाँ पर खबरें आती हुई दिखी हैं। महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी की नई दरें लागू होती हुई दिखेंगी। 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी 3% हो जाएगी। ट्रांजैक्शंस में बदलाव देखने को मिलेंगे। चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इसके मायने ये हैं कि 50,000 से अतिरिक्त के पेमेंट पर जरूरी जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स, जो वाईफाई कार्ड्स हैं, इनके ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव होने जा रहा है। अब तक लिमिट 2,000 की थी, ये बढ़कर अब 5,000 होती हुई दिखेगी। इंश्योरेंस कंपनियां सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करने जा रही हैं। पॉलिसी के तहत कम प्रीमियम पर टर्म प्लान लेने की सुविधा मिलती हुई दिखेगी। और अंत में ब्रेक्जिट कल होता हुआ दिखेगा। ईयू से यूके अलग हो जाएगा, तो इस पर भी फोकस रहेगा। ग्लोबल इम्पैक्ट होगा ये। तो ये है वो तमाम इवेंट्स और ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नज़र, और ये आपके लिए सारी इवेंट्स हैं जो नए साल में आपके काम आती हुई दिखेगी। आइए नए साल की तैयारी आपके लिए कर ली जाए और एक स्पेशल पिक के साथ क्लोजिंग वाले शो का आगाज कर रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी। बिगुल चार्ट कॉर्नर का नहीं, स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। स्वागत है आपका और नमस्कार। बताएं सर, क्लोजिंग शो में सबसे पहले बिगुल और वो भी स्पेशल पिक के साथ, क्या स्पेशल है आज? देखिए अनिल जी, स्पेशल तो ये है कि इसमें जो पैटर्न बना है, आई एम मैरिड टू दैट पैटर्न। और स्टॉक ऐसा अनिल जी, उस स्टॉक आपको भी पसंद है, वागले जी को भी पसंद है, सबको पसंद है। स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का ब्रेकआउट, पॉजिटिव क्रॉसओवर है, 250 रुपए की जर्नी इसकी शुरू हो चुकी है। ओवरवेट बाय कॉल है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज साल का आखिरी दिन है और एक बहुत जबरदस्त कॉल मेरे और राकेश जी के पास है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है। आपने भी इस पर पहले खरीदारी की राय दी थी अनिल जी, और उसके बाद तेजी बनी। तेजी कंटिन्यू करेगी। 250 रुपए के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। पहला टारगेट 240 का, 240 रुपए का पहला टारगेट है। 209 रुपए पर 209 पर स्टॉप लॉस रखना है। 240 250 के टारगेट के लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस हमारी स्पेशल खरीदारी की राय। 40-250 के टारगेट के लिए स्पेशल खरीदारी करने की राय आईबुल हाउसिंग में। और मेरा स्पेशल धन्यवाद आप स्वीकार करें। मेरे ख्याल से कल नहीं, परसों मैंने 30 तारीख को आईबुल हाउसिंग खरीदारी करने की राय भी दी थी। जी हाँ, और मुझे लगता है कि यहाँ से बढ़िया एक्शन होने की तैयारी में, और हमारी राय थी 214-215 के आसपास। और स्टॉप लॉस इंसिडेंटली मेरा भी 209.50 था और टारगेट था 218-222 का। वो टारगेट दोनों 218 वाला तो आ ही गया था, 222 वाला भी आ गया। अगला टारगेट मेरा 235 का है और मैं भी ये कहूँगा कि आप इसे होल्ड करें, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो कुणाल जी राकेश जी की तरफ से ये बेहतरीन पिक सबसे पहले आती हुई शो की शुरुआत में, शानदार पिक आपके लिए। ओके, तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। ओके जी, कुणाल जी कुछ, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए अनिल जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाह रहा हूं। अनिल जी देखिए, आज का जमाना जो है एलेक्सा और सीरी का जमाना है। बताओ। अभी भी अनिल जी मेरे फोन पर सीरी अपडेट दे रहा है कि कल न्यू ईयर है, हॉलीडे है, सुबह का अलार्म अनिल जी कैंसिल कर दें। तो अनिल जी आपको सचेत कर रहा हूं कि सब पैनलिस्ट के अगर फोन पे आ रहा है कोई अलार्म कैंसिल करके, कल अनिल जी गायब ना हो और सीरी को दोष ना दे। अनिल जी मेरे फोन पर अलर्ट आया है,
तो डेफिनेटली आपके फोन पे भी अनिल जी सेम मैसेज आ रहा होगा। 100% एकदम। ये देखो एडिट अलार्म मेरे फोन पे भी दिख रहा है, न्यू ईयर डे फाउंड इन हॉलीडेज कैलेंडर, ऐसा करके लिख के आ रहा है। ये देखो मेरे भी आ रहा है कि ये आप कैंसिल कर दे। ये देखो मेरे भी आ रहा है। अब इनको कौन समझाए भाई साहब, कल शो करना है, कहाँ से अलार्म कैंसिल कर दे, सब सोते रह जाएंगे तो कैसे काम चले। तो देखो ये तो इनका काम है कहने का, कहते रहेंगे लेकिन अलार्म कुछ कैंसिल करना नहीं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये नोटिफिकेशन आपके और बंसल जी के फोन में इसलिए आते हैं कि आपने अलार्म लगाई है। अनिल जी मेरे से पूछिए, अनिल जी अलार्म ही नहीं लगाई है। अनिल जी जब देर हो जाती है अपने आप जी बिजनेस से फोन आता है, अनिल जी मैं उठ जाता हूं, तो इसलिए अनिल जी अलार्म लगाने का झंझट बंद कीजिए। वैसा आपको जगाने का जिम्मा हमारा है, हमारी टीम का। हमें कौन जगाएगा, हम ही सो गए तो फिर जगाएगा कौन। तो देश में किसी को तो जागते हुए रहना पड़ेगा। कुणाल जी आप लाइफ एंजॉय करो स्ट्रेस फ्री, हम आपके लिए जाग रहे हैं, चिंता बिल्कुल भी ना करें। लेकिन आइडिया मुझे पसंद आया, कहीं ना कहीं मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। ये बात पक्की है कि जहां अपने को जरूरत ना हो कि जागना जरूरी है, वहां अलार्म नहीं लगाना, जहां अपने को जरूरत है वहीं अलार्म लगाना। ये बात आपसे आज सीख ली हमने, समझ में आ गई। चलिए आइए बढ़ते आगे। 14,000 के ऊपर लाइफ। जैन साहब कैसा फील कर रहे हैं आज, साल के, महीने के, पूरे दशक के आखिरी दिन, और वो भी 14,000 के ऊपर लाइफ टाइम हाई पर? एकदम बेहतरीन बेहतरीन अनिल जी, मजा आ रहा है। इनफैक्ट देखिए अच्छा ये लग रहा है कि एकदम ईयर एंड शो कर रहा हूँ मैं। तो इनफैक्ट मेरे काफी फ्रेंड्स एंड मतलब फ्रेंड्स क्या, मेरे रिलेटिव सब आए हुए हैं, जयपुर में ही है वो लोग। बट मुझे तो ये शोज करने हैं, और मतलब ईयर एंड का शो करना है, डिकेड एंड का ये शो है। कल का भी मेरा शाम को 7:30 से 8, हालांकि वो लास्ट शो होगा, मतलब मार्केट रिलेटेड शो। तो आई एम रियली एंजॉइंग। एंड जैन साहब के जेम्स भी कल कोशिश करेंगे अच्छा लेके आए, और 14,000 के लेवल्स आए। सारे मिड कैप स्मॉल कैप एकदम पार्टी मना रहे हैं। और आज भी देखिए बहुत सारे स्टॉक्स बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट भले ही इस लेवल पे हो, बट अंदर से मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है। हो सकता है कि इंडियन पार्टिसिपेशन, HNI पार्टिसिपेशन, उसकी वजह से बहुत अच्छा बना हुआ है। तो नया साल तो अच्छा जाएगा, एंड कल फिर और मजा आएगा। कल मस्ती की पाठशाला का बेसब्री से इंतजार है अनिल जी। और आज एक ट्वीट देखा मैंने, एक हमारे एक बैटमैन है, बहुत बड़े फॉलोअर आप अनिल जी, देखिए वो ट्वीट, क्या जबरदस्त उन्होंने पूरा रिकैप बनाया है 2020 का, सारे अपने जो अच्छे शोज के सारे क्लिप्स लेके। सो मुझे लगता है कि जबरदस्त एक्साइटमेंट है कल लोगों के बीच में भी, लास्ट शो जो होगा इस साल का मस्ती की पाठशाला। बिल्कुल, तो ये आपके लिए बिल्कुल मस्ती की पाठशाला भी कल आने की तैयारी में। और टॉपिक तो आपको पता ही है, इस बार सेम जैसा कुणाल जी करवाते हैं। और पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आनी, कल जो मस्ती की पाठशाला आएगा ना, उसमें सबसे तगड़ा रेजोल्यूशन कुणाल जी का ही आने वाला है। जो वो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। अभी जो कुणाल जी ने बोला है ना कि दूसरों पे डालो, अपने क्या करना है, जिसको काम होगा वो उठाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जब रेजोल्यूशन लेने की बात आई ना, कुणाल जी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तगड़ा रेजोल्यूशन लेंगे कि भाई इन्हीं को काम पे लगाओ। ये पक्का होने वाला, कल देख लेना। तो ये रेजोल्यूशन यही है इस बार मस्ती की पाठशाला के, आप दूसरों से क्या काम करवाना चाहते हैं नए साल में। भाई लोगों सब बच के रहिएगा कुणाल जी के क्या रेजोल्यूशन आते हैं। मुझे तो अभी से ठीक नहीं लग रहा मामला। कुणाल जी कुछ ना कुछ तगड़ा देने वाले हैं सबको टास्क। ओके बढ़ते आगे। सुमित जी तैयार है सुपरहिट के साथ? बताएं सुमित जी। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी स्टॉक जो रडार पे आया है कैश का स्टॉक है, राकेश जी को और कुणाल जी को पसंद आया है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। और यहाँ पे जो भी चार्ट्स पे मुझे पसंद आ रहा है वो स्टॉक का भाव चल रहा है 82 रुपीज 30 पैसा, और स्टॉक का नाम है इंडिया बुल रियल एस्टेट, आई बुल रियल एस्टेट जिसका सिंबल है। उस स्टॉक के अंदर अभी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। स्टॉक अनिल जी मार्च 2020 के हाई ब्रेक कर रहा है, हायर लो फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है, रिसेंट के हाईज ब्रेक कर रहा है। इंडिया बुल रियल एस्टेट यहां से बड़ा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। इस स्टॉक को अभी का अभी यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करना चाहिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस छोटा सा और बढ़िया बैठ रहा है वो है 78 का, और इंडिया बुल रियल एस्टेट के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से स्टॉक ऊपर में 88 का पहला टारगेट दिखाएगा, और 88 का टारगेट अचीव होने पे और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 95 रुपीज तक के लेवल इंडिया बुल रियल एस्टेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा है, चैनल ब्रेकआउट है, मार्च 2020 के हाई ब्रेक हो रहे हैं,
हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। ये स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा बाय बनता है 88 से 95 के टारगेट्स के लिए 78 का स्टॉप लॉस लगाए। तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में खरीदारी करने की राय। इंडिया बुल्स ग्रुप के स्टॉक्स में दिख रहा है भरपूर एक्शन और यहां पर बढ़िया तगड़ी खरीदारी होती दिख रही है। एक और स्टॉक जिसका जिक्र सुबह कर रहे थे, आइडिया 5% मजबूत है, ऊपर में लगभग 8-9-10% तक की मजबूती दिखाई, 11 के बेहद नजदीक पहुंचा, 10.75 पे। अब एक बार बंसल जी जरा चार्ट देखकर राय दीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या राय है? लॉन्ग टर्म की बात तो हम सुबह कर ही चुके हैं। देखिए अनिल जी, शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है और शॉर्ट टर्म के लिए एक सटीक स्टॉप लॉस है 10 रुपए का। 10 रुपीज की नीचे की क्लोजिंग आए तो निकलना चाहिए, एल्स बने रहना चाहिए। यहाँ पर 12 रुपए 30 पैसे, 12 रुपए 40 पैसे एक पहला टारगेट बैठता है और जिस तरीके का पैटर्न है 12 रुपए 30 पैसे, 12 रुपए 40 पैसे से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की राय है वोडाफोन आइडिया में। बिल्कुल, तो 10 रुपए के स्टॉप के साथ होल्ड करें वोडाफोन आइडिया। आज सुबह अनिल जी ने भी आपको 2021 के लिए एक स्पेशल पिक रेकमेंड करी है वोडाफोन आइडिया। बड़े टारगेट्स के लिए 2.5 से 3 गुने के रिटर्न्स आपको आ सकते हैं अगर आप थोड़ी पेशेंस यहां पर रखेंगे तो। पर आइए, वो तो थी अनिल जी की 2021 की पिक। आज के लिए या फिर कल के 2000 के लिए अनिल जी क्या रिकमेंड कर रहे हैं वो जान लेते हैं। बिगुल कल के 2000 बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय और मेरी खरीदारी करने की राय उसी स्टॉक पर है जो मैंने परसों दिया था और जिसका जिक्र अभी अभी कुणाल जी और राकेश जी ने भी किया है, और वो है आईबुल हाउसिंग। मैं इंतजार 222 के ऊपर निकलने का कर रहा था, अब ये 223 पर आया है। 223 पर पार होने के बाद अब इसके लिए नॉन स्टॉप बिना किसी रुकावट के लिए जो जगह बन रही है वो बन रही है 235 की। तो 235 तक ये नॉन स्टॉप जाएगा। जिस तरह का आज का एक्शन हुआ है दीप और जिस तरह से रोल ओवर हुआ है अगली सीरीज में, ऐसा लग रहा है अगली सीरीज की शुरुआत में ही इस स्टॉक में कुछ बड़ा कमाल होने की तैयारी में, कुछ बड़ा एक्शन होने की तैयारी में। आपको याद होगा 214 रुपए पर हमने खरीदारी करने की राय दी थी मंगलवार को, परसों, और 209.50 का स्टॉप लॉस दिया था। 218 का पहला टारगेट हासिल हुआ, 222 का दूसरा हासिल हुआ, अब 235 का तीसरा टारगेट है। तो मुझे लगता है 235 के तीसरे टारगेट की तरफ ये बढ़ रहा है और यहाँ से और तेजी बनने वाली है। जो डे ट्रेडर हैं वो स्टॉप लॉस 218 का लगा लें और जो बाकी पोजिशनल ट्रेडर हैं वो 209 का जो स्टॉप लॉस है उसे ऊपर लेकर 215 तक ले आए। 215 के आसपास का स्टॉप लॉस आप कर लें। अभी डे ट्रेडर्स के लिहाज से या एक आध दिन के लिए खरीद रहे हैं तो 218 का स्टॉप लॉस कर लें। ऊपर में 229 पहला टारगेट रख लीजिए, 235 दूसरा टारगेट रख लीजिए और तीसरा टारगेट जो कुणाल जी ने दिया है 240 का। जरूर इस स्टॉक में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है और इसकी जो मजबूती है वो ग्रुप वाले स्टॉक्स में भी फैलती दिख रही है। तो जो स्टॉक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सुमित जी ने देखा है वो एकदम पूरी तरह से ये बता रहा है कि इस स्टॉक में, इस ग्रुप में कुछ बड़ा होने की तैयारी साफ दिख रही है। तो कुछ अच्छी खबर की उम्मीद में मुझे लगता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बढ़िया पोजीशन बनती दिख रही है। तो ये स्टॉक कमाल करेगा, आराम से इसे होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है अनिल जी की तरफ से इंडिया बुल्स हाउसिंग। 2 दिन पहले भी अनिल जी ने रेकमेंड करा था, वहां से जो टारगेट्स दिए थे कई सारे टारगेट्स तो आ गए, 218, 220, 222, 225 के टारगेट्स आ गए। पर अब एक फ्रेश एंट्री की राय आ रही है 229, 235, 240 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। तो रखिए नजर इंडिया बुल्स हाउसिंग पर। फिलहाल डेज हाई पर ये स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा मूवमेंट बढ़ रहा है। सुमित जी, सेल स्टील अथॉरिटी आपका हाई कन्विक्शन कॉल रहा है, पिछले कुछ दिनों से बात नहीं कर पाए क्योंकि बैन में लगातार आ रहा था, पर अब बैन से भी बाहर है। बताएं सेल क्या करना चाहिए सर? दीपांशु, ये स्टॉक को बैन से थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये स्टॉक तो रॉकेट बना हुआ है, हर रोज 5 टका ऊपर का मूव दिखा रहा है। आप देखिए स्टॉक कहां 30-35 रुपए पे ट्रेड करता था और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबी कहानी है। लास्ट 1 महीने के अंदर स्टॉक या 1.5 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो गया है। अभी आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट 5 टका ऊपर है, 73 के लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस अभी भी होल्ड करें। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा रिस्की है अभी, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें।
ऊपर में हो सकता है 80 रुपए तक के लेवल या 81 रुपीज तक के लेवल सेल के अंदर देखने को मिले। नीचे में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा 68 से 70 के आसपास का भी सपोर्ट दिख रहा है, तो 68 रुपए के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। 80 से 81 रुपए तक के लेवल सेल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 80 के लेवल्स के लिए सेल स्टील अथॉरिटी तैयार हो रहा है, लगातार बढ़िया तेजी में है और एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है। यह है आपके लिए स्टील अथॉरिटी। पर एक और स्टॉक जो हाल ही में मार्केट का हिस्सा बना है और जब से हिस्सा बना है तब से एक बढ़िया एक्शन में आपको दिख रहा है, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। जरा इस पर नजर डालिए। पिछले कुछ दिनों से एक जबरदस्त उछाल आया है। अगर आप देखें तो 10 दिनों में 40% की तेजी हेमिस्फीयर में आ चुकी है। क्या है यहाँ पर कुछ खबरें और क्या है कुछ ट्रिगर्स जिसकी वजह से इतना बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है? चलते हैं मानसी के पास जानने के लिए। मानसी, बताएं हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज क्या चल रहा है इस काउंटर में? बिल्कुल दीपांशु, आपने एकदम सही इंट्रोड्यूस किया है। 10 दिनों में इतनी तेजी और आज ही के आज 13% तक की बढ़त ये स्टॉक देख चुका है। खासतौर से हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज ने अपने लैंड पार्सल का एक सर्वे किया और उसके बाद जो आंकलन निकल कर आया उसके बाद इनकी हिम्मत या कह सकते कॉन्फिडेंस जो है काफी हद तक बढ़ा है। लैंड पार्सल की कीमत का आंकलन 19,000 करोड़ मिलता हुआ दिखा है। दरअसल बात यह है कि टाटा हाउसिंग और टाटा कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर लैंड पार्सल डेवलप करने की खबरें इस कंपनी से जोड़कर आती हुई दिखी है। जमीन का इस्तेमाल मॉल और शॉपिंग सेंटर के लिए किया जाएगा, ना कि रेगुलर रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए। और साथ ही टाटा कम्युनिकेशन के साथ डीमर्जर के बाद कंपनी को करीब 740 एकड़ जमीन मिली है। इस जमीन के बाइफिकेशन को अगर समझने की कोशिश करें तो पुणे में सबसे ज्यादा यानी कि 524 एकड़ सरप्लस लैंड मौजूद है। इसके अलावा नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इन तमाम जगहों पर ये डीमर्जर के बाद कंपनी को जमीन मिलती हुई दिखी है और इसका कुल अगर देखें तो 740 एकड़ जमीन इनको मिलती हुई दिखी है। क्योंकि पुणे में सबसे ज्यादा सरप्लस लैंड मौजूद है, इसी की वजह से पुणे का मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है इस पर कंपनी का सबसे बड़ा फोकस है। और ये जो ताजा खबरें आ रही है कि लैंड पार्सल को डेवलप किया जाएगा और इन्हें मॉल और शॉपिंग सेंटर में तब्दील किया जाएगा, इन खबरों का असर है जो कि स्टॉक प्राइस में इन दिनों हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और हेमिस्फीयर पर नजर रखिए क्योंकि जब से स्टॉक लिस्ट हुआ, अनिल जी के साथ भी हमने इस पर चर्चा करी थी और अनिल जी तब भी हम बात कर रहे थे कि कैसे एक बड़ा पोटेंशियल इसके लिए डेवलपमेंट का हो सकता है और उससे जो स्टॉक में वैल्यू आ सकती है वहीं पर नजर रख रहे हैं। और लगता है कि बाजार भी अब उस बात को रियलाइज कर रहा है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एक्शन आया है। पर किस तरह से देखना चाहिए सर, जहां तक इस फ्यूचर लैंड वैल्यू के डेवलप करने की पोटेंशियल है हेमिस्फीयर की? दीप, गजबी स्टॉक है। अगर आपको मैं बताऊं ईमानदारी से कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक अच्छा रियल इस्टेट शेयर खरीदना है, एक अच्छा रियल इस्टेट शेयर, वो हेमिस्फीयर है। आपको याद होगा 72-75 रुपए की रेंज में, 72-73 रुपए एग्जैक्टली, मुझे प्राइस याद नहीं है, जहां पर हमने इसे रिकमेंड किया था। अभी इसका मार्केट कैप कितना है? मैं एक मिनट वही मार्केट कैप देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से इसका मार्केट कैप होना चाहिए 2760 करोड़, अगर मैं सही देख रहा हूँ। 2700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। परसों या कल परसों कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट आई, उस एनुअल रिपोर्ट में जैसा मानसी बता रही कि कंपनी कह रही कि 19,000 करोड़ की डेवलपमेंट वैल्यू है जो ये अपनी रियल इस्टेट पर कर सकते हैं। मैं आपको स्टोरी दे दूं, पहले ये कंपनी थी VSNL को सरकार ने बेचा टाटा को और वो हो गई टाटा कम्युनिकेशन। जब सरकार ने टाटा कम्युनिकेशन को बेचा VSNL को, तो सरकार ने कहा कि खाली आपको कम्युनिकेशन बिजनेस आएगा, VSNL की जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड बैंक इनके पास है, वो आपको नहीं मिलेगा। और वो था करीबन 740 एकड़। और तय ये हुआ था कि ये 740 एकड़ जो लैंड है ना, ये अलग कंपनी में डीमर्ज करना होगा आपको। और जो बाकी शेयर होल्डर है उनको, जिनके पास टाटा कम्युनिकेशन के शेयर है, उनको एक शेयर के बदले में एक शेयर इस कंपनी का मिल जाएगा, टाटा को कुछ नहीं मिलेगा। ये डील थी। उसके चलते हुए जब टाटा कम्युनिकेशन का डीमर्जर हुआ, वो बिजनेस चल ही रहा था। अब जाके हेमिस्फीयर लिस्ट हुई। हेमिस्फीयर जब लिस्ट हुई तो इसमें पूरा का पूरा वो 740 एकड़ का लैंड बैंक आ गया। अब इस 740 एकड़ का लैंड बैंक जो है ना, इस पर सरकार डेवलप, इसमें मेजोरिटी शेयर होल्डर सरकार है, 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी भारत सरकार की। तो ये सरकारी रियल इस्टेट कंपनी एक तरह से आप मान सकते हैं। अब ये सरकारी रियल इस्टेट कंपनी, जिसमें मैक्सिमम रियल इस्टेट पुणे में है, बाकी दूसरे शहरों में भी है, ये अब अपनी रियल इस्टेट को डेवलप करेगी। और जब ये डेवलप करेगी, अभी जब इन्होंने ये सारे ट्रांसफर हुआ, इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरी है 651 करोड़ की।
ध्यान से सुनिएगा, 651 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी भरी। जो कंपनी 2500 करोड़ की वैल्यू वाली है वो 650 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ इस वजह से भरी कि उतनी एसेट उनके पास में है। ये उनकी लैंड बैंक की वैल्यू, और जब वो डेवलप करके अगर वो जो एनुअल रिपोर्ट में दे रहे हैं कि 19,000 करोड़ की हमारी डेवलपमेंट वैल्यू होती है, तो आप समझ सकते हैं इस स्टॉक में कई गुना होने का पोटेंशियल नजर आता है आगे चलते हुए। मैं इस स्टॉक को 2021 की पिक में देने की भी सोच रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में इतनी तेज दौड़ लगाई, कल 20% भागा है एनुअल रिपोर्ट आने के बाद। मुझे लगा कि अभी तक ठीक है, इतना डिराइव नहीं है, सबको पता नहीं है, तो हम 2021 की पिक के तौर पर देंगे। लेकिन जैसे कल एनुअल रिपोर्ट के सामने आई, उसके बाद कल भाग गया, आज फिर से 10% भाग गया। हालांकि जिनको 5 साल के लिए लेना है, 10 साल के लिए लेना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10-20 रुपये ऊपर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ये मानना है 72-75 रुपये के आसपास हमने जब दिया था, तब भी वही कंफर्ट कॉन्फिडेंस था। 80-85 रुपए की रेंज में जब अब ये शेयर आ जाए, आप आंख बंद करके ले लीजिए, इसे मेरी 2021 की पिक समझ लीजिए, 80-85 रुपए की रेंज में। और ये स्टॉक आपको सिर्फ 25-50-100% के रिटर्न के लिए नहीं लेना है, इस पर आप लीजिए, कुंडली मारकर बैठ जाइए 5-10 साल के लिए, आपको ये मल्टीपल रिटर्न देगा। ये इतनी इसकी एसेट से इतना इसका वैल्यू है। तो हेमिस्फेयर बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, मैं रिकमेंड करता हूं। लेकिन चूंकि 2 ही दिनों में बढ़ा है दीप, तो मैं चाहता हूं अगर 80 रुपए के आसपास आएगा, 80-82 रुपए के आसपास, तो वो एकदम परफेक्ट एंट्री लेवल बन जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। जी दीप। चलिए अनिल जी, इंतजार करते हैं, एक बार फिर से अगर डिप मिले तो वहां पर आप जरूर खरीदारी करें। पर अनिल जी की तरफ से भी हाई कन्विक्शन है इस काउंटर पर, तो डेफिनेटली अपने रेडार पर रखें, और जब प्राइस कंफर्ट मिले तो जरूर कंसिडर करें इसको खरीदने के लिए। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज नजर रखिए, कल जबरदस्त तेजी के बाद आज फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहा है। पर आइए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर एक्शन बन सकता है। चलते हैं जय ठक्कर के पास, बिगुल जय के जैकपॉट का। बताएं जय। दीपांशु, एक कैश सेगमेंट का एक स्टॉक नजर आ रहा है और उसमें बहुत ही क्लियर एक ब्रेकआउट है साइडवेज चैनल का, डाउन ट्रेंड लाइन का। वो है सिंजीन, 631-32 के रेंज में चल रहा है, इसको लेकर चलना चाहिए। 614 का स्टॉप लॉस रहेगा। 654, 674 ये 2 टारगेट्स के लिए सिंजीन को बाई करना है। देखिए ये स्टॉक में इंपॉर्टेंटली ये देखने मिला है कि आज जो ब्रेकआउट आया है दीपांशु, वो पिछले 5 दिनों के एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर वॉल्यूम आज हमें सिंजीन में देखने मिल रहा है। तो क्लियरली प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में डेली चार्ट्स पर, आवरली चार्ट्स पर फिर से एक नया बाई क्रॉसओवर देखने मिल रहा है यहाँ पे, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिव। एंड सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि 50 डेमा को होल्ड कर जो हिसाब से ये स्टॉक में कंटिन्यूसली एक स्लोली एंड स्टेडली एक अपमूव देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंजीन में यहाँ से 654-74 तक के लेवल्स हमें देखने मिलने चाहिए, इसको खरीद कर चलना चाहिए। 614 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 614 का स्टॉप लॉस रखना है आपको, और सिंजीन यहां पर करनी है खरीदारी। नजर रखिए, सिंजीन बायोकॉन दोनों ही एक्शन में आ रहे हैं। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि एक बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है जहां तक फार्मा पैक का सवाल है, और अब इन दोनों स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर रखनी है मेटल स्पेस पर भी, क्योंकि आने वाला साल अच्छा हो सकता है मेटल के लिए और स्पेशली टाटा स्टील के लिए। कुछ कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से, थोड़ा हाईलाइट इसके बारे में जान लेते हैं, किस तरह का आउटलुक शेयर करा है। आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष बताएं, टाटा स्टील क्या है आउटलुक 2021? दीपांशु, टाटा स्टील पर नजर रखी है। देखिए सीईओ और एमडी की तरफ से जो आउटलुक आया है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। मान रहे कि जो कीमतों में एक बढ़त का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, 7 महीने से हम देख रहे हैं लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। इनका स्ट्रांगली मानना है कि कीमतें और भी यहाँ से अच्छी देखने को मिलेंगी, जो तेजी है बरकरार देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मांग को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री आई, कह रहे हैं कि सरकार की जो पीएलआई स्कीम है इससे पूरे सेक्टर को एक फायदा मिलते हुए दिखेगा। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के चलते जो देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप हुई है, उससे जो रूरल मांग है यहाँ पर भी बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। एक कहीं ना कहीं बीच में चिंता का कारण लगाया जा रहा था कि चीन की तरफ से हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा दिए जाए, चीन की तरफ से जो स्टील की सप्लाई है वो बढ़ा दी जाए, लेकिन कंपनी का मानना है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चाइना में अगर आप देखें तो फिलहाल जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर जितना भी उत्पादन होगा वो चीन में ही इस्तेमाल हो जाएगा, यानी भारत में अगर आप देखें तो कोई भी डंपिंग का खतरा नहीं है। अभी भी थोड़ा सा गैप है, इंपोर्ट की कीमतें देखें, घरेलू कीमतें देखें, तो यानी यहाँ से जो कीमतें बढ़ सकती हैं इनमें एक बढ़िया हेडरूम नजर आ रहा है।
दरअसल काफ़ी सालों से इन्होंने एक ट्रेंड को हाईलाइट करके रखा है कि जो स्टील सेक्टर में ग्रोथ होती है वो जीडीपी ग्रोथ से कम होती है, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखने को मिल रहा है पूरी स्पेस में कि इस बार जो स्टील सेक्टर की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट जीडीपी के आसपास हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑपरेशनल बेनिफिट्स भी सारी सेक्टर को मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक और अच्छी चीज़ ये हो रही है कि सेक्टर में आप देखें कि कोकिंग कोल की जो कीमतें हैं वो अपने उच्चतम स्तर से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। दरअसल हमने देखा भी था कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो विवाद हो रहे थे उसके चलते कहीं ना कहीं जो कोल की कीमतें हैं इनमें थोड़ी सी नरमी आई, और इसका भी अगर आप देखें कि भारत जो ऑलमोस्ट 90% जो कुकिंग कोल है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, तो वहाँ पर सप्लाई ठीक ठाक है, अच्छी खासी सप्लाई है, तो कीमतों को लेकर भी जो आउटलुक है रॉ मटेरियल्स के मार्जिन्स को लेकर वो भी अच्छा नजर आ रहा है। ओके, तो ये स्टील कीमतों में जबरदस्त मजबूती बनती हुई दिख रही है। हालांकि स्टील कंपनियों का कहना यह है कि भाई कॉस्ट बढ़ रही है इसलिए बढ़ा रहे हैं, आयरन ओर के दाम बढ़ गए। परसों आपने सुना होगा चौधरी साहब को, अनिल कुमार चौधरी साहब सेल के आके बोल के भी गए कि जबरदस्त एक्शन है, और देखिए सेल तभी से तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है मजबूती के साथ। आइए मजबूती के साथ देने वाले स्टॉक्स हैं सेठी साहब, और उनके स्टॉक्स जबरदस्त कमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म पिक भी, शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म वाली तो बस तुरंत घंटों का काम मिनटों में। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत सदाबहार सेठी साहब का। स्वागत है सेठी साहब आपका। पिच एकदम परफेक्ट है आपके जैसे बैट्समैन के लिए, जहां आप धुआंधार चौके छक्के मारने वाली बैटिंग कर सकते हैं। बताएं सर, आज किस तरह के स्टॉक चुने आपने, पहले तो ये बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज भी 2 स्टॉक है खरीदारी करने की सलाह है, एक कैश मार्केट का और एक F&O का स्टॉक है अनिल जी। बताएं, पहले किससे शुरुआत करेंगे सर? कैश मार्केट का स्टॉक अनिल जी। बताइए सर। देखिए अनिल जी, आज जो 2 सेक्टर फोकस में है जिसकी अभी काफी देर से चर्चा हो रही थी, एक तो मेटल का सेक्टर फोकस में है और दूसरा डिफेंस का। तो ऐसा स्टॉक जो कि दोनों ही सेक्टर में प्रेजेंट हो, मतलब मेटल बनाने वाली कंपनी जो कि डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है, ऐसा स्टॉक मैंने आज पिक किया जिसका नाम है मिश्र धातु निगम। मिधानी के नाम से ये ट्रेड होता है। स्टॉक का अभी प्राइस है 199 रुपए का। ये एक PSU कंपनी है जो कि स्पेशलाइज्ड एलॉय स्टील, टाइटेनियम एलॉय बनाती है, जो कि डिफेंस के स्पेस में एरोस्पेस, इवन इसरो को भी सप्लाई करती है। आज हमने देखा एक तो सरकार का मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो फोकस है उसके अंतर्गत डिफेंस को बहुत बढ़ावा दे रही है। उसके अलावा भी अगर आप देखो, कल एक अनाउंसमेंट किया कि जो आकाश मिसाइल सिस्टम्स है उसको एक्सपोर्ट के लिए अलाउ करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सबका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो सभी डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है विद इन मेटल स्पेस होने के बावजूद। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 29% के, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16% का। फिर बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो हो रही है, एक 0 डेट कंपनी है, एक बहुत अच्छी 1700 करोड़ की ऑर्डर बुक है और फ्रेश अच्छा एक ऑर्डर इनफ्लो है, अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और हाल ही में कंपनी ने केपेक्स किया है, उसका भी फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल एक जबरदस्त कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 215 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 195 का। 195 के स्टॉप लॉस से खरीदें और 215 के टारगेट के लिए मिश्र धातु निगम उर्फ मिधानी। और मिधानी का नाम आते हैं, मुझे जैन साहब बहुत याद आते हैं, क्योंकि जैन साहब ने बार बार मिधानी मिधानी बोलकर ये नाम मुझे याद करवा दिया, नहीं तो पहले मैं मिश्र धातु ही बोलता था। जैन साहब, सेठी साहब बराबर दे रहे हैं टारगेट या बढ़ाना है कुछ? नहीं, बहुत सही है और बहुत अच्छा स्टॉक चुन के लाए हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है दोनों का एक अच्छा समावेश है, डिफेंस का भी और मेटल्स का भी, एंड अ वेरी यूनिक कंपनी। जब भी बात होती है तो मैं भी मेटल्स की बात होती है तो मिधानी, NMDC इन्हीं टाइप की कंपनियां। और टारगेट 215 सेठी साहब ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से दिया है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि ये 250 रुपए तक के लेवल्स के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। एंड थैंक यू अनिल जी। मैं इनफैक्ट मिधानी शुरुआत मैंने की थी और ये शायद अपने पुरानी पारी की भी बात कर रहे हैं आप, तब से लेकर अब तक जब से IPO आया है। एंड एक चीज का कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा अनिल जी आपको, ये IPOs को लेकर आज जबरदस्त वो था, मतलब अपडेट भी था। और वो जिस तरीके से, क्योंकि IPO की बात आई थी तो मिधानी IPO से रिलेटेड भी थोड़ा सा मेरे दिमाग में रहता है, और किस तरीके से अपने IPOs में लोगों को हेल्प किया। मैंने एक शो भी किया था, स्पेशल शो, तो उसमें भी आपने IPOs को लेकर बताया था मैंने कि अनिल जी एक्चुअली में स्टार्ट जो है वो IPO के और बैंक निफ्टी तो अब है ही है। IPO और बैंक निफ्टी का मतलब अनिल सिंह जी है। बिल्कुल। और जैन साहब, आपने IPOs की बात छेड़ी है तो एक बार बता भी दें कि ये साल
काफी एक्टिव रहा आईपीओ बाजार के लिए। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स उतनी आईपीओ नहीं आई, बट इन टर्म्स ऑफ मनी रेज्ड पिछले 10 सालों में तीसरा बेस्ट ईयर रहा। और हर आईपीओ पर आपको सटीक स्ट्रैटेजी दी गई है अनिल जी की तरफ से, कहां सब्सक्राइब करना है, कहां किसे अवॉइड करना है, कहां पर अच्छी लिस्टिंग गेन्स बनेंगे और कौन से हैं आपके लिए पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स। सभी आईपीओस का सटीक विश्लेषण किया था हमने इस साल। एक बार देख लेते हैं एक झलक इस साल आईपीओ मार्केट के एक्शन और आपको क्या सलाह दी गई थी। पैसा लगाने की राय तो बहुत क्लियर कट है। आप आंख बंद करके बर्गर किंग के आईपीओ में पैसा लगाइए। प्रिसाइजली 110-120 रुपए की रेंज में लिस्टिंग हो सकती है। लिस्टिंग पर दुगुना होने की क्षमता है ही इसमें। 110 से 120 रुपए की रेंज की जो हमने लिस्टिंग की बात की थी और लिस्टिंग पर दुगुना हो जाएगा, वो आपके सामने हो चुका है। लिस्टिंग पर मुनाफा कमाना जो लोग चाहते हैं वो अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। मैं फिर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमास में अंडरलाइन बोल्ड। अच्छे लिस्टिंग गेन आपको मिलेंगे इसका आईपीओ में। डबल से ज़्यादा 135% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड की बेहद 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 दमदार यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। तो आप लिस्टिंग पर पैसा बनाने के लिहाज से भी लगा सकते हैं और मीडियम टर्म के लिहाज से भी। 425 वाला अगर आपका 700 में बिकता है, 675 में बिकता है, बुरा थोड़ी है। आपको स्ट्रांगली उस समय बोला था पैसा लगाने के लिए जब मार्केट का माहौल उतना अच्छा नहीं था, तब भी हमने कहा नहीं, आप आराम से लगाइए। पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है कैम्प्स का जो आईपीओ, और वन ऑफ द फाइनेस्ट रजिस्ट्रार ये हैं म्यूचुअल फंड्स के। 1530 रुपए के आसपास कैम्प्स की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है इस वक्त। कैम्प्स के आईपीओ में तगड़ी लिस्टिंग आपको नजर आएगी। ये डबल होना तय है और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर ये स्टॉक 650 प्लस 650 के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखे। रूट मोबाइल ने पैसा दुगुना किया है लिस्टिंग पर पहली ही टिक पर आपके लिए। मेरी राय है अवॉइड करने की। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, आकर्षक नहीं है। ऐसे वैल्यूएशन पे नहीं आ रहा कि मैं कूद के खरीदूं। तो आज से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो चुकी है ट्रेडिंग की शुरुआत, लेकिन कमजोर शुरुआत। यूटीआई एमसी, यूटीआई म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं, वक्त के साथ बदला नहीं। मेरी राय है अवॉइड, छोड़ दीजिए। लिस्टिंग पर कोई बड़ा पैसा बनेगा नहीं। यूटीआई में तो कम से कम आपके पैसे बचे हैं। अगर आपने पैसा लगाया भी है तो यहाँ पर आपको आराम से नीचे में मिल रहा है। नहीं लगाया तो आपने कुछ भी मिस नहीं किया। मेरा ये समझना है कि एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूनिक हो। अगर लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिए आज से लोग सोच रहे हैं कि आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, तो मेरी राय होगी कि अवॉइड करें। और मुझे तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन चाहिए। मैं तो बहुत साफ कहता हूँ, लिस्टिंग गेन ना हो तो मुझे मजा नहीं आता। पहली टिक पर एंजल ब्रोकिंग में लिस्टिंग पर नुकसान होता हुआ दिखा है। तो जिन लोगों ने डिविडेंड्स देखकर अवॉइड किया, नहीं लगाया पैसे में, उनके पैसे बचे। बिल्कुल, तो जबरदस्त साल रहा अनिल जी जहां तक आईपीओस का सवाल है। और हर आईपीओ पर आपने सटीक स्ट्रैटेजी दी, स्पेशली कहां अवॉइड करना है, कहां पैसे लगाने, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, और ऑफ कोर्स सही एंट्री या एग्जिट, स्पेशली जो एग्जिट करनी होती है, अगर मुनाफा वसूली करनी है या स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, तो उस पर भी सटीक स्ट्रैटेजी रही। तो आने वाला साल भी सर इतना ही एक्शन पैक्ट होने वाला है। कई सारे आईपीओस प्लान्ड है और वहां पर भी आपकी ही राय का इंतजार रहेगा सर। ना इतना नहीं दीप, इससे कहीं ज्यादा होगा और पूरी तैयारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये दीप कि मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिन आईपीओ में पैसा लगाने की राय दी उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाला मामला नहीं कि दे दी और इतने इश्यू बढ़ते हैं, हार्डली किसी का अलॉटमेंट लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं फिर कहता हूँ, पैसा कमाने से पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। उन आईपीओ में जहाँ नहीं लगाना है वहाँ राय देना ज़्यादा मुश्किल काम है। तेजी के मार्केट में आपके लिए ये बड़ा बोल्ड कॉल होता है कि मैं नहीं भाई इसमें पैसा मत लगाइए, क्योंकि आमतौर पर वहीं पर अलॉटमेंट मिलने के चांस भी होते हैं। सबको अलॉटमेंट मिलता है, लेकिन अगर आपने वहीं पैसा लगाया, अलॉटमेंट आ गया नीचे, तो एक तो जहाँ आना चाहिए पैसा वहाँ तो अलॉटमेंट मिलता नहीं, जहाँ आ जाता है वहाँ उल्टा काम है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कामयाबी इस बात की नहीं है सिर्फ कि क्या हमने बोले कि बर्गर किंग में लगाइए या रूट मोबाइल में लगाइए, नो ब्रेनर है, सबको पता है। लेकिन जहाँ नहीं लगाना है कि यूटीआई एमसी म्यूचुअल फंड देखकर लोग सोचते कि लगाएं, एंजल या फिर कैमकॉन में पहले दिन लिस्टिंग पर खुलते ही निकल जाने की राय, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ उससे आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमने कुछ क्वालिटी काम किया है। बाकी जहाँ लगाने की राय, अब देखिए आप एंथनी वेस्ट का लिस्ट हो रहा है, किसी ने पैसा लगाने की
की राय नहीं दी, हमने अकेले ने लगाने की राय दी, और इसमें इशू भी बहुत ज़्यादा नहीं भरा, तो लोगों को मजा आएगा। वहाँ पर लिस्टिंग होगी तो लोगों के पैसे बनेंगे, अलॉटमेंट मिलेंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए, लेकिन तब तक सेठी साहब के लिए एक और बिगुल और सेठी साहब की एक पिक, और बाकी बहुत देर होगी तो बिगुल के बगैर सेठी साहब को जोश आएगा नहीं, तो बिगुल के साथ वापस लेते हैं उनकी एक शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सेठी साहब। अनिल जी, ये जो स्टॉक है F&O का, ये आज एक कॉमन हो गया है स्टॉक। ये स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो कि अभी अभी कुणाल जी और राकेश जी ने रिकमेंड करा, फिर आपने रिकमेंड करा। ये मेरे भी रडार पे 217-18 के लेवल पे आया था, अभी 221 के लेवल पे चल रहा है। इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए करंट लेवल पे। देखिए, टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, जैसे आपके कुणाल जी, राकेश जी ने भी अभी बताया, बट फंडामेंटली भी मुझे लगता है काफी बड़े बदलाव इस कंपनी में हुए हैं। हाल ही में इन्होंने QIP किया था, 683 करोड़ रुपए वहां से जुटाए, फिर ओक नोट होल्डिंग करके जो इनकी सब्सिडरी है उसमें भी स्टेक बेच के 2000 करोड़ रुपया कंपनी ने जुटाया है। मुझे लगता है कुछ बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट आने वाले दिनों में इस कंपनी में होने चाहिए। और दूसरा, वैसे भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक ड्रीम दौर चल रहा है। जिस तरह के हाउसिंग फाइनेंस के रेट्स है, जो कि मेरे ख्याल में पिछले 8-10 सालों में लोएस्ट रेट पे हाउसिंग फाइनेंस चलता है आजकल। फिर रियल एस्टेट की डिमांड भी जबरदस्त है, सरकार ने भी पूरी अपना जोर लगाया है, जैसे महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी की दरें कमती है, तो उस सब का फायदा भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिल रहा है। इस स्टॉक को जो 221 के आसपास ट्रेड करता है, जनवरी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, खरीदना चाहिए। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 240 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 210 पे। कि 210 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 240 के टारगेट के लिए। अब हमारा कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ गया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। जब सिटी साहब ने कह दिया तो बात खत्म। और बस एक ही चीज का ऑब्जेक्शन है सिटी साहब, जो आपने कहा, ये आपके कुणाल जी और राकेश जी ने भी अभी रिकमेंड किया, तो इस पे कुणाल जी और राकेश जी को बुरा लग गया। ये आपके मतलब क्या, मेरे ही है, आपके नहीं है? नहीं, हम सबके कुणाल जी, गलती हो गई, अगर ऐसे बोल दिया तो स्लिप ऑफ टंग हो गया। हम सबके कुणाल जी और राकेश जी, आई वुड लाइक टू करेक्ट माय सेल्फ। ओके। तो हम सबके कुणाल जी और राकेश जी, उन्होंने भी दिया है, और हमारी तरफ से भी शुक्रिया सेठी साहब बेहतरीन पिक्स देने के लिए। चलिए, तो सेठी साहब की तरफ से भी आईबुल हाउसिंग खरीदने की राय, कुणाल जी और राकेश जी और मेरी तरफ से धन्यवाद स्वीकार करें इस स्टॉक के लिए। तो ये बड़े एक्शन में आ रहा है। आज खाली एक ही चीज पर नजर रखिए, ये 221-222 के ऊपर अगर आज क्लोज हो जाता है ना, तो ये कमाल कर जाएगा ये स्टॉक। आज की क्लोजिंग पर नजर रखिए, अगर 221-222 के ऊपर निकल कर क्लोज होता है तो ये बड़े कमाल करने के लिए तैयार है। तो इसलिए 220 के ऊपर जो कुणाल जी राकेश जी ने रिकमेंडेशन दी, वो वहां से अच्छे ब्रेकआउट के साथ देते हुए दिख रहे हैं, ये बढ़िया होगा। आइए, तब तक श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी के लिए बिगुल, और लेते हैं एक उनकी बेहतरीन BTSTT पिक। श्रीकांत जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बताएं सर, शुरुआत कीजिए, कौन सा है धुआंधार स्टॉक आपका? नमस्कार अनिल जी, सबसे पहले मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि 15 दिन पहले 15 दिसंबर के करीब हम ऐसे ही कुछ ट्रेडिंग कॉल्स के ऊपर बात कर रहे थे, और मैं थोड़ा कश्मकश में था कि इन्फोसिस बाय दूं कि नहीं दूं, और आपने तब बताया था कि कॉन्फिडेंटली दे देना, अभी से बाय दे देना, क्योंकि ये स्टॉक फाइनली बढ़ने वाला ही है। और 3 या 4 दिनों में वो स्टॉक 1150 वाला बढ़ के 1250 हुआ था। तो ये भी आपकी खूबी है कि आप लॉन्ग टर्म भी देखते हो, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी आपकी उतनी अच्छी ग्रिप है। इनफैक्ट मैं काफी अच्छे ट्रेड लाइंस और वो ड्रॉ करके बैठा था, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो आपने दिया और जो मैंने कॉल दिया था, आई थिंक अभी तो 100 रुपये ऊपर है। तो हैट्स ऑफ टू यू, और आप हमें हमेशा ही कुछ नया इन्वेंशन करते रहते हो, और ऐसे ही इन्वेंशन आप करते रहना आने वाले साल में भी। सो ऑल द बेस्ट टू यू। क्या बात, थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। और बिल्कुल ये तो ऐसा है ना कि एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देने से बात बन जाती है, और मैं भी कहीं कहीं आप लोगों से ही ले लेता हूँ, आप लोगों को बस पता नहीं चलता, मैं कॉन्फिडेंस देता हूँ तो पता चल जाता है। लेकिन बिल्कुल जो चार्ट्स और जिस तरह से आप अमेजिंग काम कर रहे हैं, आपको और पूरे कोटक ग्रुप को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपके क्लाइंट्स आई एम श्योर बहुत खुश होंगे जिस तरह का काम आप कर रहे हैं। बताएं सर, आज कौन सी पिक है आपके पास? थैंक यू। और अनिल जी, इसी से रिलेटेड है इन्फोसिस, इसी को बाय करना है।
नो डाउट अभी डे हाई पे आ चुका है, लेकिन अगर इसके फॉर्मेशन को देखें तो इसमें क्लियरली एक पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन बना है और उस फ्लैग के एक लास्ट अंतिम मोड में ये खड़ा है। तो मुझे लगता है ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक 1280 से लेकर 1300 के लेवल्स दिखा सकता है और मुझे लगता है कि रिजल्ट तक शायद 1350 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इन्फोसिस बाय किया जा सकता है जो 1255 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1220 का और टारगेट्स रखने हैं 1300 और 1350 के। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस जहां पर आपको रखनी है नजर इस समय। पर चलते हैं अनिल जी के पास। आज थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि भरपूर कॉल्स आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, पर जानते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी इस समय। अनिल जी, आज तो बहुत ही कम ग्लोबल क्यूज हैं सर, क्योंकि काफी सारे बाजार बंद हैं और हाफ डे भी है। हांगकांग के बाजार आज जल्दी बंद हो गए पर पॉजिटिव क्लोजिंग वहां पर मिली। चीन के बाजार बंद हो गए 1.5% की तेजी के साथ। जापान के तो ऑलरेडी बंद थे। डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त कारोबार चल रहा है सर, सुबह से ही 40 पॉइंट नीचे इस समय आपको दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं। यूके के बाजार बंद हैं, जर्मनी के बाजार बंद हैं और फ्रांस से भी कुछ ज्यादा क्यूज इस समय नहीं आ रहे हैं। तो सुस्त ग्लोबल क्यूज हैं क्योंकि बाजार बंद हैं, पर हमारे बाजार अच्छे एक्शन में। बताएं क्या करना चाहिए सर। दीप, मतलब जो आपने सवाल पूछा ना वो बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं आपको, गलत समय में पूछा है मेरे लिए क्योंकि मैं ये सोचा था कि जितना लेट दीप मेरे पास में आए उतना बढ़िया, क्योंकि डेटा में इतनी मतलब जबरदस्त सिचुएशन बनी है और जिस लेवल पर इस वक्त मार्केट है मतलब कमाल ही है। देखिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, 14,000 इसके बेहद करीब निफ्टी है और जो डेटा बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 14,000 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए और बार बार 14,000 को पार करने की कोशिश कर रहा है बाजार। और एक्सपायरी के लिहाज से डेटा मुझे नहीं दिख रहा है कि 14,000 के ऊपर होनी चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दीप, 75 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, उसमें से 23 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो मेरे लिए 14,000 ये थोड़ी सी रुकावट का लेवल है। अगर 3:05 के पहले अब 14,000 पार नहीं होता है और अगर 14,000 के आसपास ही बाजार रह जाता है, इसके नीचे रह जाता है, तो मेरा ये समझना है जो एक्सपायरी होगी वो कहीं कहीं 13,975 13,950 की रेंज में होनी चाहिए। 13,975 के आसपास भी हो सकती है। ये आपके लिए एक्सपायरी का लेवल है, बशर्ते कि 3:05 के पहले 14,000 पार करके 5-1 मिनट टिके ना। लेकिन अगर टिक गया तो फिर आप 14,025 और 14,040 के आसपास कहीं कहीं एक्सपायरी होते दिखेंगे। तो ये मेक और ब्रेक वाला लेवल है। मेरा अभी तक डेटा में ये मानना है कि इसके नीचे होनी चाहिए, क्योंकि डेटा वहां पर कॉल राइटर्स बड़े खड़े हैं, छोटे नहीं है। नीचे कहां तक हो सकती है? 13,900 के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होगी, भूल जाइए, क्योंकि 78 लाख शेयरों का भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट है। जितना 14,000 पे कॉल्स हैं उतने 13,900 पर पुट है। तो ये तो आपकी 100 पॉइंट की रेंज होगी। 13,950 13,980 इस रेंज में ज्यादा संभावनाएं दिख रही है एक्सपायरी की। 13,950 के पुट पर 40 लाख शेयर हैं, 13,983 का कल का क्लोज है। तो कहीं कहीं मुझे मेरे हिसाब से अगर आप डेटा देखेंगे तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है 13,950 13,980 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। ये मुझे डेटा में दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी मुझे सेम चीज दिख रही थी कि 31,500 के ऊपर तो नहीं होगी, ये तो फुल कॉन्फिडेंस है, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। 31,300 के ऊपर भी होती हुई थोड़ी मुश्किल दिख रही है। 31,300 के कॉल पर 18 लाख शेयर हैं और 31,300 के पुट पर 10 लाख शेयर हैं। कॉल राइटिंग थोड़ी ज्यादा हुई है, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है 31,300 के हल्का नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए। इमीडिएटली आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो 31,000 पर मिलेगा। तो 31,000 31,500 बड़ी रेंज है, कहीं कहीं 31,300 के थोड़ा सा नीचे एक्सपायरी होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो एक्सपायरी में अगर 3:05 के पहले अब निफ्टी 14,000 के ऊपर निकलकर 5 मिनट ना टिके तो आप मानकर चलिए नीचे रहेगा, पॉइंट नंबर 1। अगर 3:05 के पहले बैंक निफ्टी 31,300 के ऊपर ना टिके तो एक्सपायरी आपको नीचे की तरफ दिखेगी। ये डेटा दिख रहा है मेरे लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ऊपर के लेवल पे होनी थोड़ी सी कम चांस दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूं, मैं साफ बताना चाहता हूं, ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बार बार बाजार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और पता नहीं आखिरी मिनटों में शॉर्ट कवरिंग हो जाए। डेटा जरूरत से ज्यादा, कभी कभी क्या होता है डेटा बहुत कम होता है तो आपके लिए मुश्किल होता है, कभी जरूरत से ज्यादा डेटा होता है तो भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी तक जो डेटा दिख रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए एक्सपायरी, अभी तक ये दिख रहा है। जी दीप।
बिल्कुल, तो थोड़ा नीचे होनी चाहिए एक्सपायरी, इन लेवल से या इन लेवल्स के करीब ही होनी चाहिए एक्सपायरी। देखते हैं फाइनली किस लेवल पर जाकर हम आज की एक्सपायरी देखते हैं। बट उतार चढ़ाव हो रहा है, ईयर एंड भी है, क्वार्टर एंड है, थोड़ी एनएवी रीबैलेंसिंग भी होती है, ऑफ कोर्स एक्सपायरी का भी इंतजार है। पर आइए कुछ और कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तैयार हैं, चलते हैं सुमित जी के पास उनके सुपरहिट कॉल के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरा स्टॉक भी आईटी स्पेस से इन्फोसिस ही है। श्रीकांत जी जब बोल रहे थे तब मैं समझ गया था कि वो इन्फोसिस पे ही देने वाले हैं, और मेरे को भी यहाँ पे इन्फोसिस अच्छा लग रहा है। इन्फोसिस में पिछले 5 दिनों से बहुत छोटे से दायरे के अंदर एक कंसोलिडेशन किया है, और अब ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 1250-1252 के आसपास इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर कल का हाई निकल चुका है, और अब स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस में यहां से जल्दी 1275 के तो इमीडिएट टारगेट होंगे, और वो लेवल भी ब्रेक होंगे, और 1300 प्लस के लेवल इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस में खरीदारी करें, 1230 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1275 से 1300 के टारगेट जल्दी ही इन्फोसिस में देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस के जरिए 1260 वाला कॉल 53 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 41 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 65 रुपए से लेके 75 रुपए तक के। बाय इन्फोसिस 1260 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस नीचे में 41, टारगेट ऊपर में 65 रुपए से लेके 75 रुपए तक के इन्फोसिस के 1260 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऐसा लगता है कि 2-4 दिनों के अंदर आईटी सेक्टर में एक मूव देखने को मिलेगा, जिसमें इन्फोसिस यहां से लीड करेगा, और 1275 से 1300 तक का मूव जल्दी देखने को मिलना चाहिए। आपके लिए इन्फोसिस में कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय, आप चाहें तो ये भी काम कर सकते हैं, और चाहें तो सीधे सीधे फ्यूचर्स खरीदें श्रीकांत जी पर भरोसा करते हुए, और साथ ही सुमित जी पर भरोसा करते हुए फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं। एक और स्टॉक जो बड़े एक्शन में रहा है, और ये अगला हफ्ता इस स्टॉक के लिए भी बड़े एक्शन वाला हो सकता है, और वो है पिरामल एंटरप्राइजेज। क्योंकि 2 खबरों का इंतजार है, एक तो ये ग्लास बिजनेस अपना बेचने वाले हैं, उसका अनाउंसमेंट कभी भी आएगा, और दूसरा जो इंतजार है डीएचएफएल के साथ, और ये जो डीएचएफएल को खरीदने का मन बना रहे हैं ऑक्ट्री के साथ, जो इनकी रेस चल रही है, उसका भी फाइनल डिसीजन अब आना बाकी है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग तो हो चुकी है। तो ये 2 ट्रिगर्स के चलते पिरामल एंटरप्राइजेस निचले स्तरों पर अगर कहीं खरीदना हो तो वो बेस्ट लेवल क्या होगा, जरा कुणाल जी बताइए। अरे जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है पिरामल एंटरप्राइजेस का। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एक कंसोलिडेशन हो चुका है, और पूरी तरह ये स्टॉक तैयार है अब ब्रेकआउट देकर के बड़ी तेजी दिखाने के लिए। चार्ट पर अगर अनिल जी देखें तो 2 स्तर साफ दिखते हैं। एक 1460 रुपए का 1460 का लेवल है ऊपर की ओर, जो कि इमीडिएट ओवरहेड रेजिस्टेंस है। 1460 जैसे ही स्टॉक निकालेगा फिर ये रॉकेट हो जाएगा अनिल जी, और फिर मुझे लगता है कि इसमें आपको 1550 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी खरीदारी की राय 1460-1465 के ऊपर है। अगर नीचे पकड़ना हो शेयर को, और मान लीजिए किसी करेक्शन में 1360 तक आता है, तो 1360 भी एक अच्छा बाय का लेवल है, क्योंकि 1350 पर बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो या तो 1360 पर खरीदें, या फिर 1465 पार होने पर खरीदना चाहिए। आपके लिए राय पिरामल एंटरप्राइजेस पे कुणाल जी की तरफ से। बढ़ते आगे, नितिन जी तैयार है अपने हीरो या जीरो कॉल के साथ। तो निफ्टी पर निशाना नहीं, हीरो या जीरो कॉल का बिगुल चाहिए, वैसे कोई भी चलेगा, राय तो परफेक्ट आती है नितिन जी के लिए बिगुल। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी 14,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे, आज की एक्सपायरी है, 7 रुपए में मिल रही है मेरे को। तो मेरा रिस्क मैक्सिमम 7 रुपीज का है, और इसको हम अभी खरीदेंगे। और जैसे मंथली एक्सपायरी होती है, तो मंथली एक्सपायरी में लास्ट के आधे घंटे में एक बड़ी मूव हमेशा देखने को मिलती है, और मैं उसी पे ये बेट कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है ये ऊपर की तरफ मूव आ सकती है, क्योंकि अभी भी काफी शॉर्ट पोजीशन ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी 14,000 के ऊपर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं एक रिस्क ले रहा हूँ। 6-7 रुपए में कॉल ऑप्शन मिल रही है। अगर मेरा लॉस भी होता है तो 350 से 400 रुपए का मैक्सिमम नुकसान है पर लॉट का, और ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है लास्ट आधे घंटे में एक मूव मिल सकती है, और मूव मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ आनी चाहिए। इसलिए हम ये 14,000 की कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। 7 रुपए का रिस्क है, और ऊपर अगर मूव आती है तो फिर क्लोजिंग में देखेंगे किस तरीके से शॉर्ट कवरिंग आती है।
ओके, तो 14,000 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए 7 रुपए में। 7 रुपए की मैक्सिमम रिस्क है आपके लिए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं और उसी लिहाज से आपको खरीदारी करनी है। ये है राय आपके लिए नितिन जी की तरफ से आती हुई। तो नितिन जी की तरफ से एक बेहतरीन यहाँ पर आपके लिए ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। नितिन जी, इसमें स्टॉप लॉस तो कुछ लगाना ही नहीं है ना? स्टॉप लॉस तो जीरो। टारगेट कितना रखना है? 30 टारगेट इसका अनिल जी 35 के आसपास का रखते हैं फिलहाल। यानी हम 7 रुपए में ले रहे हैं, 5 गुना ऊपर का टारगेट रख रहे हैं। रिस्क मेरा 350-400 रुपए का है और आने को 2-2.5 हजार रुपया है। तो टारगेट 35 का रखेंगे और डिपेंड करता है किस तरीके से मूव आती है, बट 35 का टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से राय निफ्टी पर खरीदारी करने की कॉल ऑप्शन के जरिए। जय तैयार है अपने जैकपॉट के साथ। और नितिन जी से मैं थोड़ी, नितिन जी एक मिनट, जय से लूं से पहले, क्या आपका कोई और बैंक निफ्टी या स्टॉक पर कोई कॉल है? नहीं अनिल जी, बस एक ही पे मैं बेट कर रहा हूँ, हीरो जीरो निफ्टी की, बैंक निफ्टी पे नहीं है। ओके, परफेक्ट। तो ये है नितिन जी की राय। जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, आज ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक क्लियरली अटेम्प्ट कर रहा है, जैसे निफ्टी अटेम्प्ट कर रहा है बार बार 14,000 के आसपास आकर उसके ऊपर क्लोज करने के लिए, ऐसे ही HDFC बैंक क्लियरली अटेम्प्ट कर रहा है 1435, 1440 के आसपास आकर उसके ऊपर क्लोज करने का। बट अनिल जी, इसमें क्लियरली एक ब्रेकआउट आया तो है कल के एक स्विंग हाई के ऊपर। आज बैंक HDFC बैंक ने इनफैक्ट एक फ्रेश हाई क्रिएट किया और एक मोमेंटम इंडिकेटर्स में आज बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक को फ्यूचर्स या तो ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, बट जनवरी की सीरीज में ही हमें करना है। तो जनवरी सीरीज का 1460 का कॉल ऑप्शन अगर हम देखें तो 35 रुपए में मिल रहा है 35 में 1460 के स्ट्राइक का, इसको खरीद कर चलना चाहिए अनिल जी। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा 24 रुपए का, 550 का लॉट साइज है इसका। सो करीब करीब 6,000 रुपए के आसपास का हमें यहाँ पे कॉस्ट है कि रिस्क है मैं कहूँगा। बट ऊपर में टारगेट सिंस ये शुरुआत ही है जैन सीरीज की होगी, सो थोड़े अग्रेसिव टारगेट दूंगा बिकॉज 1480 1490 ये जोन देखने मिल सकते हैं हमें इमीडिएटली अगर ये 1440 के लेवल निकलता है तो। और तब ये ऑप्शन हो जाएगा, अगर ये नेक्स्ट वीक ही हो जाता है तो इसका ऑप्शंस का वैल्यूएशन हो जाएगा। पहला टारगेट जो है 53 का, सेकंड टारगेट बनेगा 62 का। 53 एंड 62 ये दो टारगेट्स दे रहा हूँ जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक कैन लीड बैंक निफ्टी फ्रॉम हियर ऑन। बाकी सब बैंक्स में तो अच्छा मोमेंटम आया ही है, बट ये एक स्टॉक में कंसोलिडेशन जो हुआ इतने समय से, इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। ओके, तो HDFC बैंक यहां पर आपको रखनी है नजर, जिस तरह से मोमेंटम इस पर बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए, देखते हैं ये मार्केट में कितना मूव दिखाता है। दोनों तरफ के कारोबार हो रहे हैं इस समय बाजार में, उतार चढ़ाव के बीच आप एक्सपायरी के लिए तैयार हो रहे हैं। चलिए, आखिरी आधा घंटा बाकी है, कुछ और सेक्टर्स पर नजर डाल देते हैं। ऑटोज, इस पर 2 दिनों से मोमेंटम बढ़ रहा है। आने वाले हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े। दिसंबर महीना कैसे रहा है ऑटो सेल्स के लिए, जानते हैं कुशल के साथ। बताएं कुशल। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ऑटो नंबर्स स्पेसिफिकली यहाँ पर इस महीने अब आपको जो नजर रखनी है वो है CV स्पेसर, खासकर जो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है वहां पर काफी बढ़िया बढ़त मंथ ऑन मंथ हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं देख रहा था इनकी रिपोर्ट में, तो वहां पर आयशर मोटर्स जो इनका VECV सेगमेंट है और साथ ही जो अशोक लेलैंड है, मंथ ऑन मंथ ऑलमोस्ट 8% की बढ़त हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वहीं अगर आप YOY आधार पर देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रैक्टर सेगमेंट यहाँ पर मजबूती हमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट नंबर्स जो है, क्योंकि ग्रामीण मांग जो है वो अभी भी जारी है और उस वजह से कहीं ना कहीं जो होलसेल नंबर्स है वहां पर जो डीलर्स हैं वह लगातार जो है खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल जो है वो कंट्रोल में हमें आती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स में नंबर्स आप मारुति सुजुकी का देखिए, करीब सालाना आधार पर 16% की बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं M&M में ऑलमोस्ट 4.5% की ही बढ़त जो है यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। पर टू व्हीलर्स में अगर आप देखें तो सालाना आधार पर तो आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले साल का बेस थोड़ा लोअर साइड पर था। पर मंथ ऑन मंथ स्थिति जो है अब कहीं ना कहीं वहां पर ठंडक, वहां पर जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है वो ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प में आप देखिए करीब 24% की गिरावट मंथ ऑन मंथ हम इनकी बिक्री में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस मैंने आपको बताया ही, सालाना आधार पर वहां पर जो भी गिरावट थी
वो अब पॉजिटिव हो रही है या फिर वहां पर गिरावट कम होती जा रही है, पर मंथ ऑन मंथ काफी बेहतरीन प्रदर्शन है। और अंत में ट्रैक्टर बिक्री अगर आप देखें तो यहाँ पर मंथ ऑन मंथ अगेन लाइक जैसे टू व्हीलर्स में हमें ओवरऑल रिस्पॉन्स कम हो रहा है, वही ट्रैक्टर में भी मंथ ऑन मंथ आपको करीब 30% की गिरावट M&M में देखने को मिल सकती है। ओके तो ये है आपके लिए ऑटोज पर नजर, और जिस तरह से एक्शन इस पर बढ़ रहा है, आप काफी सारे स्टॉक्स पर भी मोमेंटम बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो नजर रखिए ऑटो सेक्टर पर। जैन साहब, ऑटोज में 2-3 दिनों से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट वापस आते हुए दिखा और एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में सेल्स अच्छी हुई हैं कुछ स्पेसिस के लिए। आपकी कहां पर नजर है? कोई स्टॉक निकल कर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए ऑटो सेक्टर तो अच्छा कर रहा है और मारुति को काफी बार रेकमेंड किया ही है। हीरो मोटोकॉर्प है या बजाज ऑटो है, बजाज ऑटो संभव बहुत बढ़िया लगने लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये स्पेस जिस तरीके से भारत में डिमांड आ रही है, जो रूरल इंडिया है, और एस्कॉर्ट्स है या आइशन मोटर्स है, इवन आइशन मोटर्स में थोड़ा कम रेकमेंड करता हूँ, और बट अब ऐसे लेवल्स पे आ गए कि वहां पे हम रेकमेंड कर सकते हैं, एंड वैल्यूएशंस के हिसाब से भी जो पहले ज्यादा महंगा लगता था वैसा नहीं लगता है। एंड ट्रैक्टर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। इनफैक्ट जो गाँव में जो सेल्स आई है, मॉनसून अच्छा, और सरकार जो डोल आउट कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर काफी इंसेंटिव्स, उन सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये पर्टिकुलरली ट्रैक्टर सेगमेंट है। तो ट्रैक्टर्स पे तो बिल्कुल ध्यान रखें। और इवन मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड अगर डिक्लाइंस पे मिले, कहीं भी हो सकता है मार्केट करेक्ट करे तो नीचे आए, तो उस टाइम पे अशोक लेलैंड लेना है। सो मारुति, बजाज ऑटो एंड अशोक लेलैंड, इन सब पे ध्यान दें। और दिसंबर के महीने में जनरली लोग बाग, वो साल चेंज होता है या कंपनीज भी काफी इंसेंटिव्स देती है, उसकी वजह से भी है। बट एक चीज पे भी और ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने चैनल चेक से थोड़ा पता किया, कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज की तरफ से डंपिंग भी हो सकती है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के यहाँ पे अपनी सेल्स को दिखाने के लिए डीलर्स के यहाँ पे स्टॉक पड़ाओ, ऐसा भी एक चैनल चेक से मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ है, जो कि बाइक्स में ऐसा सुनने को मिला है। तो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। अब लेवल्स ऑलरेडी काफी डिस्काउंट कर चुके हैं इन सब चीजों को, तो डिक्लाइंस पे ही खरीदने की कोशिश। ओके तो डिक्लाइंस पर खरीदने की आपके लिए सलाह है, पर पिछले कुछ 52 वीक हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक्साइड पर आपको अनिल जी की तरफ से खरीदारी की राय है। मारुति यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं ऑटो स्पेस में जहां पर एक्शन भरपूर है। पर एक और स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर है, जुबिलेंट फूड। और सुमित जी, आप एक्टिवली ट्रैक करते हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक स्पाइक भी आया था। बारबेक्यू नेशन में ये 10% की हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं, ये खबर आई है अभी थोड़ी देर पहले। तो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, ऑलरेडी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, और अब बारबेक्यू नेशन चेन में भी ये 10% की हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं। चार्ट्स क्या बता रही है सुमित जी? दिपांशु, चार्ट्स मजबूत है। जुबिलेंट फूड में यहां से और भी ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 2680 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि अभी इमीडिएट सपोर्ट है, और लास्ट 3-4 दिनों के लोज वहीं पर ही बने हैं और वहां पर सपोर्ट लेके स्टॉक घुमा है, और आज लास्ट 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। तो स्टॉक के अंदर यहां से मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 2810 का इमीडिएट हर्डल है, और वो लेवल क्रॉस होने पे 2900 तक के लेवल जुबिलेंट फूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें, 2680 का स्टॉप लॉस लगाएं, कोई भी डिप आती है तो खरीदारी करें। 2810 और 2900 ये टारगेट जुबिलेंट फूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बारबेक्यू नेशन में लगभग 11.25% हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं जुबिलेंट फूड 92 करोड़ रुपीस के लिए। ये है आपके लिए खबर, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी। तो नजर रखिए जिस तरह से इस स्पेस में अब थोड़ा और मूवमेंट बढ़ रहा है। और आज भी जो सुबह खबर आ रही थी कि शायद डिलीवरीज अलाउ नहीं की जाएंगी, बीएमसी की तरफ से एटलीस्ट मुंबई के लिए तरफ क्लैरिफिकेशन आ गया कि 1:30 बजे तक खाने की होम डिलीवरी हो सकती है। हालांकि रेस्टोरेंट्स 11 बजे बंद हो जाएंगे, पर उनकी किचन्स खुली रह सकती हैं, और जो होम डिलीवरी का प्रोसेस है वो 1:30 बजे तक चलता रहेगा। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है न्यू ईयर ईव के दिन। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जहां के लिए अच्छा मूवमेंट ये काम अच्छा हुआ है। दीप एक काम अच्छा हुआ, वो उस पर मैं जय से भी राय लेना चाहता हूँ कि ये 1:30 बजे तक वाला मामला चलो फिर भी ठीक है, लेकिन सोचो अगर विश्वेश जी गोवा में नहीं होके इस वक्त मुंबई में होते हैं, तो उनका तो नॉर्मल डिनर ही रात को 1-1:30 बजे के बाद ही होता है। तो 31 का तो जय उनका कैसे काम चलता है, फिर रात को क्या करते हैं? वो जंक फूड खाने वाले हमारे विश्वेश जी हर वक्त। हालांकि अभी गोवा में कहीं उन्होंने पिक्चर डाली, स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर लैपटॉप खोल के वो आराम से कॉल्स दे रहे हैं वहां से। तो जय ने सही टाइम पे डिसीजन ले, सॉरी विश्वेश ने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया गोवा जाने का। जी अनिल जी, बिल्कुल। इनफैक्ट विश्वेश ने मुझे भी कहा था, बट मैंने कहा कि ये रूटीन
मैं फिट नहीं हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि विश्वेश का अनिल जी ये हो रहा है आजकल, जहाँ तक मेरी बात हुई थी लास्ट के, जब हम सुबह ऑफिस जा रहे हैं तब वो पार्टी करके सुबह होटल में आ रहा है। सो वो कैसे ही मैनेज कर रहा है उसे ही पता, बट अच्छा मैंने तो स्ट्रेट अवे कह दिया था कि ये तो वहां पे आकर भी मेरा पार्टी होना मुश्किल हो जाएगा तेरे साथ, तो मैंने कहा था ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, चलिए बढ़िया है, आप हमारे साथ रहे, बने रहे, वो ज़्यादा बढ़िया है। और विश्वेश जी जितना वहाँ से जितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं वो भी बढ़िया है। देखो कम से कम विश्वेश जी कैसा भी कर रहे हैं, स्विमिंग पूल के किनारे बीच पर बैठ के कुछ तो कर रहे हैं। आशु जी को देखो, इतने दिन हो गए गए हुए, कुछ नहीं किया जाने के बाद से काम आशु जी ने। तो आशु जी से तो विश्वेश जी बढ़िया निकले इस मामले में, कम से कम कुछ तो करते हुए दिख रहे हैं। तो अब हुआ ये, हमने विश्वेश जी को भी लपेट लिया और आशु जी को भी लपेट लिया। अब चलिए आखिरी आधे घंटे का ट्रेड बचा है, बढ़ते आगे एक्सपायरी की तरफ। और 14,000 के नीचे थोड़ा सा निफ्टी है, 31,300 के नीचे थोड़ा सा बैंक निफ्टी है। जो स्टॉक्स आखिरी मिनटों में कुछ एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं उन पर थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए और वहां पर देख लेते हैं क्या क्या एक्शन होता दिख रहा है। नेल्को 4% मजबूत होता हुआ दिखा है ये स्टॉक। पीवीआर 2.5% की मजबूती के साथ पीवीआर भी दिन के हाई पॉइंट की तरफ आ रहा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक्शन जो है वहां पर गोदरेज प्रॉपर्टीज अब 2.5% मजबूत आपको नजर आएगा, ये भी 1430 का। भेल एक और स्टॉक है जो हमने 2 दिन पहले रिकमेंडेशन दी थी कि ये स्टॉक अच्छा मजबूत हो सकता है, यहाँ पर भी थोड़ी खरीदारी होती दिख रही। तो कई स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर एक्शन बढ़िया होता हुआ दिख रहा है आखिरी मिनटों में तेजी की तरफ। कमजोरी की तरफ जो एक्शन है वो जीएमआर इंफ्रा 3% नीचे है, रैमको सीमेंट 2%। सीमेंट शेयरों में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, एसीसी, श्री सीमेंट, रैमको, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही। तो थोड़े यहाँ पर नुकसान के साथ एक और स्टॉक है जिस पर राय मैं लेना चाहता हूँ आपसे बंसल जी। आईटीसी क्या है बढ़िया लेवल जहां पर एंट्री करनी चाहिए? आईटीसी में 208 के आसपास है अभी। अनिल जी यही एकदम बढ़िया लेवल है, इसको एंट्री करने के लिए करेक्शन आ चुकी है स्टॉक के अंदर। शॉर्ट टर्म के लिए 200 रुपए का अच्छा बेस है। और उस दिन जिस दिन मार्केट में भी बड़ी वॉलेटिलिटी हुई थी, 200 रुपए के नीचे की क्लोजिंग नहीं आई थी, तो 200 रुपीज यहाँ पर एक काफी अहम बेस है। उसके नीचे की क्लोजिंग आए तो निकलना चाहिए, एल्स बाय एंड होल्ड करना चाहिए। और दूसरा अनिल जी यहाँ पर नजर रखनी चाहिए दिसंबर तिमाही के नतीजों पर। जिस तरीके से सितंबर क्वार्टर के नतीजे आए थे, अगर दिसंबर क्वार्टर के नतीजे सितंबर क्वार्टर की इन लाइन आ गए तो यहाँ पर फंडामेंटली भी एक बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसको प्ले करना है तो इन्हीं स्तरों पे बाय एंड होल्ड करना चाहिए। 200 के नीचे की क्लोजिंग आए तब निकलने की राय है। तो ये है आपके लिए आईटीसी में लेवल सारे आपके सामने। एक और ऐसा ही स्टॉक है जिसके लेवल्स भी हमें जानना जरूरी है और वो है भारती एयरटेल। श्रीकांत जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए। भारती एयरटेल भी आज थोड़ा कमजोर है, जो खबरें आई थी कि शायद जियो की तरफ से वो इंटरकनेक्टिविटी यूजर चार्जेस खत्म किए जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा दबाव बना। अगर यहाँ खरीदारी करनी है तो निचले स्तरों पर कहाँ पर एंट्री लेवल ठीक रहेगा? अनिल जी देखिए, वैसे ये स्टॉक में जो व्यू बना है वो ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें ओवर कंसेंसस बाय हो चुका है और इसी वजह से स्टॉक रुक रुक के चल रहा है। साथ ही साथ न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी तगड़े आ रहे हैं इसमें। लेकिन ओवरऑल अगर इसके फॉर्मेशन को देखें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 540 से लेकर 550 के लेवल्स बिल्कुल छू सकता है, क्योंकि 500 के स्तरों के ऊपर ये काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड हो रहा है। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि करंट लेवल से भी इसे बाय करें, क्योंकि 509 से लेकर 505 ये एक रेंज है जिसके अंदर ये हमेशा ही कंसोलिडेट होकर वापस एक रिबाउंड कर लेता है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे बाय करें, 505 तक बाय कर सकते हैं, 500 का स्टॉप लॉस रखें। और मुझे लगता है कि ये जनवरी में एक बार 540 से लेकर 550 के लेवल्स दिखा सकता है। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई भारती एयरटेल पे। आइए जय तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। बताएं जय। अनिल जी मॉर्निंग में मैंने 14,000 का कॉल ऑप्शन दिया था जैन की सीरीज का, 7th जैन की, और अभी भी वो उसमें बने हुए ट्रेड में। इनफैक्ट थोड़ा नीचे मिल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है 133 के आसपास मिल रहा है, तो अभी भी मौका है लेने का।
ये पोजीशंस हमारी ऑलरेडी ओपन है, बट मैं कहूँगा कि जिन्होंने नहीं लिए तो अभी भी ले सकते हैं, बिकॉज अनिल जी देखिए आप फिर से भी 14,000 के लेवल्स हमें इंडेक्स में देखने मिल रहे हैं, और जो हिसाब से ये अटेम्प्ट कर रहा है मुझे अनिल जी ऐसा लग रहा है अभी भी कि 13,950 जो लेवल आप भी बता रहे थे वो जब तक होल्ड कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस, प्रोबेबिलिटी है कि हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में एटलीस्ट यहाँ से 14,060 14,080 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। सो 133 पे ये खरीदना है अनिल जी, स्टॉप लॉस इसमें रखना है 111 का, वही स्टॉप लॉस मॉर्निंग वाला। उल्टे का अच्छा है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा बन रहा है। सो 111 के स्टॉप लॉस के साथ जस्ट 22 पॉइंट्स का एक रिस्क है अनिल जी यहाँ पे, बट ये जो हिसाब से क्लोज देने को है अभी पॉसिबिलिटी अनिल जी मुझे ये लग रहा है कि ऊपर में हमें लेवल्स जो इमीडिएटली यहाँ से देखने मिल सकते हैं वो 162 के है, ये पहला टारगेट बनेगा, एंड करीब 179 का दूसरा टारगेट बन रहा है, 160 टू 179 ये दो टारगेट शॉर्ट टर्म करेंगे। इनफैक्ट मैंने उसके भी ऊपर के टारगेट्स मॉर्निंग में भी दिए थे, बट यहाँ से अगर लेते हैं तो ये टारगेट्स बनकर आ रहे हैं। तो निफ्टी का ही 14,000 के स्ट्राइक का जो एट द मनी स्ट्राइक है इसी का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। ओके 14,000 का कॉल ऑप्शन खरीदें अगले हफ्ते वाला, ये 135 में मिलेगा, 111 का स्टॉप लॉस और 162 और 179 160 टू 179 दो टारगेट 111 111 का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहां पर करें ट्रेड खरीदारी का। आइए श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTS डबल टी वाला। बताइए श्रीकांत जी। देखिए वैसे निफ्टी में तो क्लोज अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरे तेजी में अगर काफी बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन रहा होगा तो वो सब फाइनेंशियल्स ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। और अगर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक इन तीनों ने जो अपनी पकड़ बना के रखी है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आज के दिन में तो कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन शायद अगले हफ्ते में या तो कल के दिन में भी या तो शायद सोमवार या मंगलवार तक हमें लगता है कि 32,000 या 32,500 के लेवल्स ये छू सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के जो 32,000 के जो कॉल ऑप्शंस है इसे बाय किया जा सकता है, जो तकरीबन 200 रुपये के करीब अभी ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 100 रुपये के करीब का, और टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 300 से लेकर 350 के। तो बैंक निफ्टी के 32,000 के कॉल ऑप्शंस बाय करने की, खरीदी करने की राय रहेगी। 31,000 सीधा 31,500 का नहीं, थोड़ा महंगा है अनिल जी। आई थिंक 31,500 का कॉल अगर आप देखें तो वो तकरीबन ट्रेड कर रहा है कुछ 300 रुपए के करीब, तो वहां पे 330 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो काफी महंगा हो जाएगा वो। और अगर मार्केट में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो उसमें काफी अच्छी बुकिंग भी आ सकती है। बट अगर 32,000 का लेके रखते हैं तो जो 200 रुपए के करीब जो मैं बोल रहा था कि 180 से लेकर 200 के रेंज में है, तो फायदेमंद हो सकता है। ठीक बात है, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए इस वक्त बैंक निफ्टी का 32,000 का कॉल, ये बोल्ड कॉल है, ये मैं मानूंगा बोल्ड कॉल है 32,000 का कॉल खरीदना अगले हफ्ते वाला। उम्मीद करें कि ये बढ़िया एक्शन दिखाए। आइए बढ़ते आगे, और अगला बिगुल किसके लिए है मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, जय का जैकपॉट तैयार है आपके लिए। बताइए जय। अनिल जी फार्मा स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम है। इनफैक्ट सिंजीन तो मैंने स्टार्ट ऑफ द शो में ही दिया था और वो अच्छा कर ही रहा है। मुझे सन फार्मा भी पसंद है अनिल जी, सन फार्मा को भी ऑप्शंस के थ्रू लिया जा सकता है। इनफैक्ट इसका 600 के स्ट्राइक का ऑप्शन लेना चाहिए, जो करीब अभी 26 रुपये 50 पैसे 26 रुपये 75 पैसे के आसपास मिल रहा है। इसका खास चूज करने का कारण अनिल जी ये है कि मोमेंटम फिर से इसमें एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है अवर्ली चार्ट्स पर। इनफैक्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन सन फार्मा में देखने मिला था हमें, वो उसने अपने 40 और 20 डेमा पे अच्छा सपोर्ट लेकर कंसोलिडेट कर ये स्टॉक ने फिर से एक रिवर्सल दिखाया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनिल जी मैं ये कहूंगा कि ये स्टॉक ने जो हिसाब से एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से एक साइडवेज चैनल में से ब्रेकआउट दिया था, वो चैनल को रीटेस्ट किया इसने, और रीटेस्ट करने के बाद फिर से ये कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दे रहा है। सो ये कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू है, यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू है। सो ये कंटिन्यूटी है यहाँ पे अप ट्रेंड की, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक फ्रेश हमें 52 वीक हाई देखने मिल सकते हैं। सन फार्मा में 600 के पार तो इजीली
निकल जाएगा जो हिसाब से पैटर्न ब्रेकआउट है। इसके टारगेट्स बनेंगे लगभग 37.30 के, ये पहला टारगेट रहेगा 37.30 का, 41 का दूसरा टारगेट अनिल जी यहाँ पे रखना है। नीचे में स्टॉप लॉस रखना है 21.5 पर, 21.50 पे। सन फार्मा क्लियरली एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न पे से ब्रेकआउट है, इसको लेकर चल सकते हैं। ये है राय आपके लिए इस वक्त सन फार्मा पे आती है। सन फार्मा से एक और स्टॉक याद आया दीप में बता दूं वो, और वो है डिवीज। गुरुवार के सारे आज के 2000 वाले कॉल्स तगड़े होते हुए दिख रहे हैं। डिवीज आपको 3790-95 में मैंने दिया था, 3750 का स्टॉप लॉस, 3770 के नीचे गया नहीं और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ नहीं। 3850 का पहला टारगेट आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, आराम से लाइफ एंजॉय कीजिए। 3850 आ चुका है। 3900 का दूसरा टारगेट कल आने की पूरी तैयारी रहेगी। 4200 ये होगा आपका बड़ा टारगेट, आपको उसके लिए होल्ड करना है डिवीज को। और अगले साल के लिए आप इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो 2021 के लिए इसका टारगेट आप 4400-4500 का रखकर होल्ड करें। ये एक बेहतरीन स्टॉक, जो जितने ट्यूसडे के सारे कॉल्स हैं सब आज देखिए मटेरियलाइज हो रहे हैं। आईबुल 214 वाला आज 222-23 हो चुका है। भेल वो भी आज एक्शन में आता हुआ दिखा है। तो ये सारे के सारे कॉल्स जो आपको ट्यूसडे को दिए थे वो ट्यूसडे वाले सारे कॉल्स आज एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो डिवीज लैब पर भी टारगेट हिट हो चुका है, पहला टारगेट हिट। आईबुल पर भी पहला और दूसरा दोनों टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन मेरी राय है अभी भी इन दोनों स्टॉक्स को आप होल्ड कीजिए, भेल को आप होल्ड कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पर होल्ड करके रखें ज़्यादा बेहतर है। और आइए अब अगला बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी बिल्कुल के लिए वापस थोड़ा टाइम दीजिए, दूसरा स्टॉक ढूंढता हूं। बस ये एक अपडेट दे सकता हूं कि सुबह आपने जो कैमकॉन पे पूछा था, स्टॉक वन वे ऊपर आ रहा है और स्टॉक 510 का लेवल दिखा चुका है। तो सुबह जिन्होंने भी सुन के लिया होगा एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें क्योंकि अभी तो ब्रेकआउट है, अभी और एक अच्छा अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। परफेक्ट। तो यहां पर आप अभी भी होल्ड करें, बढ़िया मूव। प्लूटस फंड ने आज खरीदारी की और वो हमने सुबह बात भी की कि क्या अब इस फंड के खरीदारी करने के बाद जो लिस्टिंग के बाद से इस स्टॉक का ढीला ढाला प्रदर्शन जो था वो बदलेगा, और वो बदलता हुआ दिख भी रहा है आपके लिए। चलिए बढ़ते आगे और अगला बिगुल है श्रीकांत जी के लिए, BTST का। बताएं श्रीकांत जी। अनिल जी लगता है पीडीलाइट में काफी अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा एक बुलिश ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और इसको अगर कंपेयर करें विद एशियन पेंट्स तो हमेशा एशियन पेंट की एक अच्छी तेजी के बाद हमने पीडीलाइट में हमेशा अच्छी एक तेजी देखी है। और इसके जो अगर ब्रॉडर फॉर्मेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 2000 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से वेरी शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि BTST के तौर पर बिल्कुल पीडीलाइट को लिया जा सकता है। 1760-65 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1740 का हमें स्टॉप लॉस रखना है जो 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस है, और टारगेट समझ में आ रहा है वो है 1800 और 1830 के। तो पीडीलाइट खरीदने की राय रहेगी। पीडीलाइट में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय इस वक्त का। लेकिन आइए एक स्टॉक है जो बड़े एक्शन में है, वो है अदानी ग्रीन। क्या वजह है कि अदानी ग्रीन में भरपूर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरुण है पूरी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए, स्टॉक ऑफ द ईयर। डेफिनेटली अनिल जी, स्टॉक ऑफ द ईयर। और लगातार लोग यही पूछते रहते थे कि अडानी ग्रीन में ऐसा क्या हो रहा है कि इस काउंटर में लगातार तेजी देखने मिल रही है, और फाइनली एक रीजन तो मिल गया और वो रीजन है क्षमता विस्तार का। ये कंपनी लगातार क्षमता विस्तार कर रही है और आज तो खबर आई कि इस कंपनी की खिरसरा गुजरात में जो 100 मेगावाट का सोलर प्लांट है उसको इसने वक्त के पहले वहां पे काम जो है वो पूरा कर लिया है। अब ये प्लांट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ इस प्लांट में कंपनी ने एक PPA किया है। 25 साल का ये PPA किया गया है और 25 साल के लिए 2.44 प्रति किलोवाट पर आवर के दाम पे PPA किया गया है। तो ये क्षमता विस्तार जो है कंपनी ने समय से पहले कर लिया और इसमें कंपनी ने PPA भी साइन किया था। और सिर्फ यही नहीं है, इस कंपनी की काफ़ी बड़ी क्षमता विस्तार की योजना है। करीब 25,000 मेगावाट के आसपास की जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 2025 तक ये बनाने वाली है। फिलहाल कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 14,195 मेगावाट के आसपास है, यानी कि यहाँ से करीब 10,000 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी जो है ये कंपनी आने वाले 5 साल में और लगाने वाली है।
सिर्फ यही नहीं, इस साल में भी अगर आप देखें तो करीब 400 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी जो है ऑलरेडी कंपनी ऑपरेशनल कर चुकी है और इसके बाद कुल ऑपरेशनल कैपेसिटी 2950 मेगावाट्स के आसपास है। तो कंपनी लगातार क्षमता विस्तार कर रही है। रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी का काफ़ी फोकस है। वक्त से पहले अपना एक प्रोजेक्ट भी कंपनी ने पूरा कर लिया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप जो है आंध्र प्रदेश में 6.4 गीगावाट्स के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भी बोलियां लगाने वाली है और ये प्रोजेक्ट भारत में अब तक का सबसे बड़ा सोलर टेंडर है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिन्यूएबल सेक्टर में जिस तरह से टर्न अराउंड हो रहा है, सरकार का फोकस है और ये कंपनी क्षमता विस्तार कर रही है, उसका इंपैक्ट आपको इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। आज भी अच्छे खासे गेन्स थे सुबह से और इनफैक्ट पूरे साल में 500% से ज्यादा के रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। ओहो, जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। जैन साहब ये तो कमाल ही कर गया। अब क्या अदानी ग्रीन नहीं तो कोई दूसरा कलर ग्रीन की बजाय कोई और भी चलेगा, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक बताओ 2021 के लिए और अदानी ग्रीन पे भी राय दे दो आप। आपने कलर की बात पूछी तो मैंने आज कलर वाला स्टॉक ही दिया था सुबह सुबह, जो काफी चीजों में फूड में भी होती है और वो कंपनी है विधि डाइस्टफ, और जिसका नाम विधि डाइंग हो गया है और आजकल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इट इज डन वेरी वेल। आज भी शायद 7-8% चल चुका है एंड फैंटास्टिक स्टॉक है। मतलब ये मैं 2-3 साल में दूसरी तीसरी बार रेकमेंड कर रहा हूँ और जिस तरीके की कंपनी ने ग्रोथ दी है प्रॉफिट के उसमें और जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, तो इसलिए मैं डरता ही नहीं और ये स्टॉक बहुत बढ़िया है और 20-22 साल से कार्यरत है कंपनी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वन शुड बाय। बाकी अडानी ग्रीन पे तो देखिए मैं बहुत बुरी तरीके से गलत पड़ा हूँ। मतलब भले ही मेरे क्लाइंट्स ने जब भी पूछा हो या कोई भी लोग फॉलोअर्स ने पूछा, तो मेरा ओपिनियन हमेशा गलत रहा एंड इस तरीके का परफॉर्मेंस ये स्टॉक दे देगा। बट जनरली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन अडानी ग्रीन, क्योंकि मेरे एकदम ऑफ रडार अनिल जी, आई एम सो सॉरी। बाकी मैं रिन्यूएबल एनर्जी और इन सब पे मतलब बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहता हूँ, क्योंकि ये है बहुत अच्छा सेक्टर, सरकार का बहुत फोकस है। बट अगर इनमें जाना ही है तो मैं फिर भी एनएचपीसी, एनटीपीसी इनके साथ जाऊंगा, जहां पे एटलीस्ट मुझे एक क्लियर कट बैलेंस शीट दिखती है और समझ में आती है और डिविडेंड यील्ड वगैरह का कंफर्ट भी रहता है। और घुसना होगा तो ये भी घुसेंगे और इवन टाटा पावर भी कुछ हद तक मुझे लगता है कि रिन्यूएबल में और अच्छा करेगी, ऑलरेडी बहुत बड़ी कैपेसिटी लोग बनाई चुके। ओके, तो नजर रखिए पावर स्पेस स्पेशली साल के सेकेंड हाफ में काफी एक्टिव हुआ है। ऑफ कोर्स अदानी पावर तो इस साल का बड़ा गेनर रहा है और बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है। कुछ निफ्टी कंपनी से ज्यादा की मार्केट कैप इस कंपनी की पहुंच चुकी है। आखिरी 10 मिनट बाकी है इस साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन की एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं। चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, सुस्त संकेत आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे है इस समय, नास्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है। यूरोप में सिर्फ फ्रांस की तरफ देख रहे हैं, वहां पर भी कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई वॉल्यूम्स ही नहीं आते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल ही सुस्त कारोबार हो रहा है जहां तक ग्लोबल क्यूज का सवाल है इस समय। बताएं क्या करके जाना चाहिए सर? दीप, वैसे तो कल वॉल्यूम्स कम रहेंगे, एक्सपायरी के बाद पहला दिन भी होगा और ग्लोबल मार्केट सारे बंद होंगे, कोई खास आपको संकेत ऐसे मिलेंगे नहीं। एक्सपायरी ठीक वैसी हो रही है जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। देखिए 13,975 के आसपास की एक्सपायरी के हम तरफ बढ़ रहे हैं इस वक्त और 31,300 के ऊपर नहीं होगी, तो डेटा जो बता रहे थे वो साफ उसी तरह का काम होता दिख रहा है। तो कोई खास ऐसा बड़ा एक्शन तेजी या मंदी का दिख नहीं रहा है, तो आपकी जो पोजीशंस है उसे होल्ड कर लें। निफ्टी, बैंक निफ्टी में चाहें तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, वापस कल सुबह नीचे में एंट्री कर लीजिए 13,875, 13,925, ये 50 पॉइंट की रेंज अच्छा एंट्री पॉइंट होगा अगर मिलता है तो। 31,000, 31,050, 100 की रेंज में बढ़िया एंट्री पॉइंट होगा। बैंक निफ्टी मिलता है तो चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें और अगर पड़ा है तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि अब नई पोजीशन कोई तेजी या मंदी की तरफ आज बनाने की जरूरत है, कल की कल देखी जाएगी, क्योंकि देखते हैं आज किस तरह के रोल ओवर्स होते हैं, डेटा क्या कहते हैं क्या नहीं, उसके बाद कल सुबह डिसाइड करेंगे। लेकिन एक्सपायरी वही हो रही है जहां हम उम्मीद कर रहे थे। तो आप देखिए 1 घंटे पहले जो लेवल्स कौन घंटे पहले हम सोचे थे, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर एक्सपायरी हो रही है। 14,000 के ऊपर नहीं हो रही, 31,300 के ऊपर नहीं हो रही, 31,975 के आसपास होनी चाहिए, लगभग वहीं पर होती दिख रही है और 31,200 के आसपास होनी चाहिए। उस तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ रहा है। जी दीप, बिल्कुल, तो थोड़े सुस्त हो गए हैं बाजार एक्सपायरी से पहले और कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट इस समय नहीं आते हुए दिख रहा है, पर नजर रखिए एक्शन भरपूर रहा है मार्केट्स में। कुछ और कॉल्स ले लेते हैं क्लोजिंग से पहले। चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी।
दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, इसको BTST के तौर पे भी लिया जा सकता है और ऐसा लग रहा है कि आज ये एकदम धीरे धीरे से अपसाइड मूव दिखा रहा है और 1-2 दिनों के अंदर ये अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में HPCL में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी 218 का भाव चल रहा है। पिछले 3 दिनों के छोटे छोटे मूव के बाद आज स्टॉक ने थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने का कोशिश किया है और लास्ट के अभी आधे घंटे में क्लोजिंग सेशन में स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कल HPCL में यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो स्टॉक को यहां पे बाय करें। 214 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 223 रुपया और 223 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 230 रुपए तक का मूव HPCL में इसी मूव में इसी रैली में देखने को मिलेगा। तो HPCL पे यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए 220 वाला कॉल 8 रुपए 25 पैसे पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 6 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और स्पॉट लेवल के हिसाब से जो हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं HPCL में वो अचीव होने पे HPCL के 220 के कॉल के टारगेट्स ऊपर में होंगे 11 रुपए से लेके 15 रुपए तक के। बाय HPCL 220 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस 6 रुपया, टारगेट ऊपर में 11 रुपया और 15 रुपया 1 से 2 दिनों के अंदर ये देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है 1 से 2 दिनों में टारगेट्स अचीव होने चाहिए, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो HPCL पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ये है आपके लिए राय। इस समय नजर रखिए। पर कुछ स्टॉक्स जहां पर भरपूर एक्शन आते हुए दिख रहा है पिछले कुछ मिनटों में, इंटरग्लोब एविएशन, यहां पर भी एक स्पाइक आया है। श्रीकांत जी, जरा इसके चार्ट देखकर बताइए क्या चल रहा है इंटरग्लोब एविएशन में। देखिए, इसके चार्ट में लगातार एक अच्छी तेजी बनी है और मुझे लगता है कि जो फॉर्मेशन के साथ ये ट्रेड कर रहा है इसमें एक मैग्नेटिक पावर आ गई है, यानी कि ये अपने प्रीवियस हाई को बिल्कुल क्रॉस करेगा। इसके प्रीवियस हाई थे तकरीबन दीपांशु कुछ 1890-1900 के करीब के थे और जैसे इसमें मोमेंटम बना है मुझे लगता है कि इसमें एटलीस्ट मंदी ना करें। ये स्टॉक अगर आपके पास पड़ा है तो उसे पकड़ के रखिए। अगर फ्रेश अगर इसमें एंट्री लेनी है तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्योंकि ये इवेंट के अंदर काफ़ी मूव करता है। तो एक 1650 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले। 1900 का टारगेट है और जैसे अगर इसमें अगर ये ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 2250 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो काफ़ी अच्छे एक वेव पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है। पोजिशनली होल्ड करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो पोजिशनली होल्ड करिए। अच्छा पैटर्न दिख रहा है जहां तक इंटरग्लोब एविएशन का सवाल है। जय ठक्कर के पास एक जैकपॉट तैयार है, बिगुल जय के जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, फिर से एक कैश सेगमेंट का रिकमेंडेशन है। बैंकिंग स्टॉक है धनलक्ष्मी बैंक, एक छोटा बैंक है बट मैं कहूँगा कि जो हिसाब से इसमें ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ आ रहा है, अगर आप इसके वॉल्यूम का बिहेवियर अगर मैं देखता हूँ दीपांशु, तो हमेशा ऐसा देखने मिला है कि जब जब ये स्टॉक में टॉप बना है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो कि प्राइमरी टॉप हो, इसमें हमेशा वॉल्यूम्स के साथ हमें एक टॉप देखने मिला है और उसके बाद गिरावट देखने मिली है। बट आज के ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट मैं कहूँगा कि प्रीवियस जितने भी वो वॉल्यूम्स थे, मैं चेक कर रहा था, आज बॉटम के साथ एक ब्रेकआउट आने के साथ इसमें एक ए स्पाइक के साथ वॉल्यूम्स देखने मिलते हैं। मतलब दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जब भी ऐसे वॉल्यूम का एक हमें एक इंडिकेशन मिला है तब तक धनलक्ष्मी बैंक में इधर एक बड़ी गिरावट या तो एक तेजी देखने मिली है। आज क्लियरली वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला, लगभग 66 लाख शेयर्स के वॉल्यूम हुए जो हिसाब से। और पैटर्न अगर मैं देख रहा हूँ तो एक क्लियरली एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। ये स्टॉक में कंसोलिडेशन, ये पैटर्न का कंसोलिडेशन जो स्टार्ट हुआ था लगभग जून में स्टार्ट हुआ था, तो हम देख सकते हैं कि लगभग 6 महीने के कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट है। 14.25 14.30 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसको स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 13 रुपये का, राइट। तो 1.25 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिए नीचे में। ऊपर में जो ट्रेडिंग टारगेट इसके बन रहे हैं, पहला टारगेट बनेगा 17 रुपये 80 पैसे का, दूसरा टारगेट दीप इसका बन रहा है करीब 19 रुपये का, 17.18 19। ये दो टारगेट्स के लिए धनलक्ष्मी बैंक को बाय करके चल सकते हैं। इनफैक्ट ये भी ऐड करना चाहूंगा मैं कि इसमें गोल्डन क्रॉस ओवर भी हमें देखने मिल रहा है, सो विच इज ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिव। धनलक्ष्मी बैंक पर जय की है पॉजिटिव राय। नजर रखिए इस काउंटर पर एक बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। एक एक करके जो मिड कैप बैंक्स हैं हमने देखा है पिछले कई दिनों से, वहां पर भी एक्शन है। कर्नाटका बैंक में भी हमने एक्शन देखा था जहां पर अनिल जी की राय भी आई थी आपके लिए। और अब देखिए धनलक्ष्मी बैंक भी एक स्टॉक है जो जय रेकमेंड कर रहे हैं। इस बीच जस्ट टुवर्ड्स क्लोजिंग औरोबिंदो फार्मा में थोड़ी फ्रेश खरीदारी आती हुई देखिए। आज सुबह एक्टिव लग रहा था, उसके बाद एकदम सुस्त हो गया स्टॉक, अब क्लोजिंग के समय फिर से मूव दिखा रहा है। नैल्को में एक स्पाइक
तक आते हुए दिखाया और मेटल स्टॉक्स में जो लगातार तेजी है ये आज के दिन बरकरार रही है। JSPL यहाँ पर भी एक्शन दिखा और यूनाइटेड ब्रूरीज जिसके बारे में हमने सुबह कॉल्स भी आती हुई देखी थी, तो स्टॉक भी काफ़ी एक्टिव हो रहा था। आज नज़र रखिए इस काउंटर पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पर चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़े उससे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कुछ मूव्स का जो आज के दिन काफ़ी एक्टिव रही हैं। और वोडाफोन आइडिया पर नज़र रखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया उछाल आपको आते हुए दिखा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पर भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए राय आई है। इवेंटफुल साल रहा है ये मार्केट्स के लिए, इवेंटफुल एक्शन आपने देखा हुआ है अक्रॉस मार्केट्स और अब आप देख रहे हैं कि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। 15% साल का उछाल आपके लिए निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी काफी कोशिश करी इसने अपने कुछ लॉस्ट लेवल्स रिकवर करने की, इवेंचुअली 2% नीचे साल के लिए बंद होने वाला है, बट रिकॉर्ड्स की प्रक्रिया बरकरार रही है और नवंबर दिसंबर बेहद मजबूत महीने रहे हैं मार्केट्स के लिए। आज के एक्शन की बात करें, HDFC लिमिटेड आपका टॉप गेनर है। पिछले 2 दिनों से HDFC बैंक दोनों से कंट्रीब्यूशन बढ़ते हुए दिख रहा है। डिवीज लेबोरेटरी जहां पर अनिल जी ने आपको परसों खरीदारी की राय दी थी, बढ़िया मूव आते हुए 1-1.5% ऊपर। एशियन पेंट्स लगातार एक्शन में रहा है। सन फार्मा यहां पर बढ़िया मूव आई, 600 के लेवल्स पहुंचते हुए दिखा। ICICI बैंक ये भी आप मूव दिखा रहा था। HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस इन सभी स्टॉक्स में आपने खरीदारी का माहौल देखा है। यहां पर नजर रखिए जहां तक आने वाले समय का सवाल है। और ऑफकोर्स अब जनवरी शुरू हो रहा है, रिजल्ट्स का सीजन होगा तो IT स्टॉक सबसे पहले एक्शन में दिखेंगे। पर TCS पर आज दबाव दिखा, 1-1.5% नीचा था जिसकी वजह से थोड़ा बाजार के पर दबाव आते हुए दिखा। ITC और रिलायंस इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं करा और HUL ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इन दिग्गज स्टॉक्स की वजह से इंडेक्स पर थोड़ा अपने प्रेशर बनते हुए दिखा है। टेक महिंद्रा नया हाई छुआ इसने आज, पर उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। बजाज फाइनेंस भी नए हाई के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहा था। एकदम सपाट क्लोजिंग आ रही है जहां तक निफ्टी का सवाल है। इस समय पर ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपने बढ़िया एक्शन देखा है। सेल बैन से बाहर आने के बाद सीरीज की एक्सपायरी पर 6.5% का जबरदस्त उछाल। BEL आकाश मिसाइल सिस्टम्स के एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल गई है, BEL को होगा इससे फायदा। जुबिलेंट फूड बारबेक्यू नेशन में हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं 11.5% की, वहां पर अच्छा हाल। मदरसन सुमी कन्विक्शन कॉल रहा है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, वहां पर जबरदस्त तेजी आपको आती दिखी। यूनाइटेड ब्रूरीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जिस पर सुमित जी और वागले साहब दोनों ने राय दी हुई है। ऑरो फार्मा, हैवल्स, पेज इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, पिडलाइट, HDFC और BHEL आपके लिए कुछ और बड़े विनर्स रहे हैं आज के। GMR इंफ्रा यहाँ पर बिकवाली देखिए, प्रमोटर्स ने थोड़ा स्टेक बेचा था। सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा रोटेशन आज रहा, तो श्री सीमेंट, ACC, अल्ट्राटेक यहाँ पर हल्की सी गिरावट आई। अमर राजा पर थोड़ी मुनाफा वसूली आपने आती हुई देखी। अपोलो टायर्स, भारती एयरटेल, बंधन बैंक, गोदरेज कंज्यूमर और बैंक ऑफ बड़ौदा भी थोड़े प्रेशर में आते हुए दिखे। तो रिकॉर्ड क्लोजिंग तो नहीं आ रही है जहां तक निफ्टी का सवाल है, देखते हैं प्रोविजनल क्लोजिंग में के बाद जब फाइनल सेटलमेंट में थोड़ा ऊपर आते हैं बाजार या नहीं, बट डेफिनेटली नया रिकॉर्ड आपको आते हुए दिखा है। और अनिल जी, रिकॉर्ड साल रहा बाजार के लिए, इवेंचुअली 15% की गेन के साथ 14,000 टच तो कर लिया, पर 14,000 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, बट 14,000 के करीब निफ्टी भी क्लोज हो रहा है। सर, साल का अंत 2020 स्ट्रॉन्ग नोट ही रहा है पूरा साल सर। में यही था 14,025, 14,075, ये वो हाई रेंज है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। एग्जैक्टली आप देखिए आज का हाई 14,025 का ही बनाया है और वहीं से बाजार ने अपनी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। और जो 2:30 बजे भी हम बात कर रहे थे कि 14,000 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए और एक्सपायरी शायद 13,975 के आसपास हो। एग्जैक्टली एडजस्ट होकर आपको 13,975, 13,980 के आसपास की एक्सपायरी मिल रही है। डेटा अपना कमाल करते हुए दिख रहे हैं और 31,300 के नीचे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, थोड़ा सा नीचे वही एग्जैक्टली होती हुई दिख रही। तो बिल्कुल परफेक्ट डेटा के मुताबिक बाजार ने रिएक्शन दिया, जैसे डेटा दिख रहे थे वैसे ही बाजार का रिएक्शन भी आया। अब दिक्कत यही है कि फाइनली भले थोड़े ही सही पॉइंट से सही, लेकिन एक नेगेटिव क्लोजिंग मेरे ख्याल से दिसंबर महीने की ये तीसरी नेगेटिव क्लोजिंग है जो आपको मिली है। अदरवाइज पूरा महीना हमने सिर्फ 2 बार नीचे बंद होते हुए देखा, लेकिन सेंसेक्स शायद एडजस्ट होने के बाद 5 पॉइंट मजबूत बंद हो, तो सेंसेक्स अब भी नीचे बंद होता नजर नहीं आएगा। चलिए फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है, अब इसे नेगेटिव माने या ना माने ये आपके ऊपर है। निफ्टी 0.20 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, एग्जैक्टली 13,980 पर बंद हुआ है, 981 पर, जिसका बात हम कर रहे थे कि 13,980 के आसपास एक्सपायरी की ज़्यादा संभावना है। एकदम डॉट वहीं पर एक्सपायरी हुई है, ये कमाल डेटा से होता हुआ दिखा है। सेंसेक्स 5 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, इसे नेगेटिव क्लोजिंग मानना नहीं चाहिए। अब 0.2 को क्या नेगेटिव मानेंगे। बैंक निफ्टी बैंक भी सिर्फ 39 अंक नीचे बंद हुआ, तो सुस्त फ्लैट एक्सपायरी इसे माना जाए और क्लोजिंग माना जाए, वो ज़्यादा ठीक होगा। लेकिन क्या कुछ एक्शन है आज बाजार बंद होने के बाद, ये बता दें आपको। शाम 6 बजे का शो बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। वैक्सीन की दस्तक
2020 के सबक। ये है हमारा आपकी खबर आपका फायदा का शो, जिसे आप मिस मत कीजिएगा। कोरोना पूरे 2020 में हमें सताता रहा है। अब वैक्सीन की खुशखबरी आ चुकी है। जिस वैक्सीन से सबसे ज़्यादा हमारे देश को उम्मीद है वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट, जिसकी इनकी वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड। ब्रिटेन में अप्रूवल के बाद भारत में अब इस वैक्सीन के आने की संभावनाएं बढ़ रही है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन भले ही हाथ में आ जाए, उसके बावजूद कुछ लेसन्स, कुछ सबक ऐसे हैं जो हमें भूलना नहीं है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि 2020 के कौन से ऐसे सबक हैं जिन्हें आपको 2021 में भी याद रखना है। इस पर चर्चा करेंगे। वैक्सीन से जुड़े हुए तमाम आपके सवालों और शंकाओं का समाधान करेंगे। बात करने के लिए दो खास मेहमान होंगे। ICMR के पूर्व हेड डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर साहब होंगे हमारे साथ, और दिल्ली के कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार साहब होंगे। इन दोनों से करेंगे हम बातचीत शाम 6 बजे। वैक्सीन की दस्तक 2020 के सबक। और रात को 8:30 बजे मनी गुरु में हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी, वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज। बताएंगे मुनाफे के टॉप 10 फंड्स। उनसे ये जानेंगे कि लार्ज के, मिड के, स्मॉल के, फोकस कैटेगरी में अगर आप कोई फंड ढूंढ रहे हैं, इन फंड के पीछे की रिसर्च को जानना समझना चाहते हैं, तो आज ये शो मिस मत करिएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन शो मुनाफे के टॉप 10 फंड्स, रात को 8:30 बजे टॉप 10 फंड। और कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी के बाद नई सीरीज की शुरुआत होगी। जनवरी सीरीज की भी शुरुआत होगी। साल का पहला ट्रेडिंग सेशन भी होगा। आप लोग पार्टी भी करेंगे, लेकिन उसके बाद आएंगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स, आपको नए साल की कुछ बेहतरीन पिक देंगे। यानी कि कल आपको मिलेगी पिक ऑफ द डे नहीं, पिक ऑफ द वीक भी नहीं, पिक ऑफ द सीरीज भी नहीं, पिक ऑफ द ईयर मिलेगा, जिस पर आपको फोकस करना है। तो पिक ऑफ द ईयर के साथ हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ होंगे। एक साल के लिए आपको कौन सा पिक खरीद कर कौन सा स्टॉक इन्वेस्ट करना है वो होगा। और कल तो शुक्रवार भी है, नया साल भी है, साल का पहला दिन हो, शुक्रवार हो, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। वैसे तो शनिवार रविवार हो तो और ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशन है 1 जनवरी को, लेकिन फिर भी शुक्रवार है तो हम इसी बात से खुश हो जाएंगे कि कल हम आप सब इनफॉर्मल कपड़ों में के साथ बढ़िया शो करेंगे। और आपकी फरमाइश पर कल एक बार फिर से मस्ती की पाठशाला होगी। मैंने कहा था आपको कि नए साल के मौके पर 2 बार हम मस्ती की पाठशाला करेंगे, तो दूसरी मस्ती की पाठशाला आपके लिए कल होने की तैयारी में। और इसका टॉपिक जो है वो ये है, आप किसके लिए कौन सा न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं और क्यों। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, मैं बार बार वो एग्जांपल देने में मुझे बड़ा मजा आता है। जैसे कि मैं एक रेजोल्यूशन लूँ कि इस साल मैं दीप के ब्याह पर रेजोल्यूशन देता हूँ कि दीप ये रेजोल्यूशन ले कि मैं इस साल शादी करूँगा। इस तरह का कोई अच्छा रेजोल्यूशन आप भी सोच सकते हैं कि कौन सा होना चाहिए अगले साल के लिए, किसी और के लिए, आप किसी के लिए भी, जिससे भी आप चाहें कि वो उस रेजोल्यूशन का पालन करे और उसकी तरफ तेजी से बढ़े, वैसा आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं। तो आप भी अपना रेजोल्यूशन लेकर आए। कौन सा रेजोल्यूशन आप किसके लिए लेना चाहते हैं और क्यों, ये होगा कल हमारे 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला का टॉपिक। तो सुमित जी तैयार है ना? कल ऐसा आप अलार्म लगाकर उठ जाएंगे या कुणाल जी की तरह, मतलब आपको जी बिजनेस से फोन आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आज शो करना है? नहीं अनिल जी, शो के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं तो एडवांस में ऑफिस पहुंच जाता हूं अनिल जी, मैं तो ऑफिस से कर रहा हूं। एक्चुअली कुणाल जी घर से कर रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम है। ये बात सही है जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी तक आप 4 बार कह चुके हैं कि दीप को अगले साल शादी करने का रेजोल्यूशन आप देने वाले हैं। तो अनिल जी एक बार दीप से पूछ लीजिए भाई कितना असर पड़ा इस आपके कहने का अनिल जी उन पर, क्या ये रेजोल्यूशन वाकई में लेने वाले हैं या नहीं? ना मैंने चेहरे पे, कुणाल जी उसके चेहरे पे देखिए कितनी स्माइल आ रही है दीपांशु के। नहीं, मैंने एक ही बात तो 4 बार कहा है, और वो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा है। मैंने दिया थोड़ी है रेजोल्यूशन दीप को, मैंने तो एग्जाम्पल बताया कि इस तरह के आप दे सकते हैं। बाकी तो दीप की मर्जी। दीप जवाब दे दीजिए भाई कुणाल जी और आप सुमित जी को। नहीं अनिल जी, बात तो आपकी सही है सर। फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, पर सबसे पहला जो इनविटेशन है वो एक जॉइंट राकेश जी और कुणाल जी के लिए ही जाएगा सर, और उसके बाद ही बाकियों को इनविटेशन जाएगा। तो इसकी मैं गारंटी देता हूं सर। अरे पहला तो
पहले तो मुझे आना चाहिए, प्रपोजल तो मेरा ही है, इनको के पहले कैसे है। अच्छा दूसरी बात एक और चीज बता दूं, मेरे समेत ये सारे लोग जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि अकेला आदमी इतना खुश और एकदम सुखी कैसे दिख रहा है, इस चक्कर में आप पे सब दबाव बना रहे हैं। आप जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर ले, हमारा काम दबाव बनाने का है, हम तो बनाते रहेंगे, लेकिन शादी करें ना करें आप खुश रहें, ये ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए आप सब लोग भी 2021 में बहुत खुश रहें और 2021 आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन और अब तक का जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल साबित हो, ये हमारी शुभकामनाएं हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए। इसी नोट पर लेंगे विदा, जमकर एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी पार्टी करें बिल्कुल करें, लेकिन SMS के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर इसे ना भूलें। कोरोना काल की पार्टी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए और फोटो भी डालने का मन हो तो मास्क के साथ भी डाल सकते हैं, हटाकर भी, लेकिन ध्यान से पार्टी करें। और कल सुबह आप सब लोगों से होगी फिर मुलाकात। तो चलिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब, सुमित जी, श्रीकांत जी और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए।